आप सब लोग जानते हैं आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है एडीएचडी के बारे में। एडीएचडी बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसके बारे में अवेयरनेस ना होने की वजह से और टाइमली इसका डायग्नोसिस ना होने की वजह से बच्चे बहुत ज्यादा सफर करते हैं। यही वजह है कि आज हमने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया। इसके बारे में हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर फारिया ने इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर की। हमने आपके कुछ क्वेश्चन पिक किए हैं, उन्हीं को हम आज आंसर करेंगे। एडीएचडी अगर हम कहेंगे तो एडीएचडी क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। ये मेंटल डिजीज है, एक ऐसी मेंटल डिजीज जो कि इफेक्ट क्या करती है कि आपकी अटेंशन और आपका जो सेल्फ कंट्रोल है उस पर इसका असर होता है और ये सेल्फ कंट्रोल को खत्म कर देती है। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात जो मैं पेरेंट्स के लिए कहूंगी कि इसके लिए डिप्रेस मत हो। एडीएचडी एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है, टाइमली पिक कर लिया जाए और एक अच्छा मैनेजमेंट प्लान ले लिया जाए जो कि अगर इफेक्टिव है और आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो एडीएचडी ऐसी चीज नहीं है कि बच्चे के फ्यूचर को खराब करे या वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का अपना फर्ज अदा ना कर सके। ऐसी कोई इसकी बात नहीं है, इसलिए परेशान मत हो। आज के सेशन में हम इसकी कॉजेस, इसकी ट्रीटमेंट, इसकी प्रिवेंशन, आपके जितने क्वेश्चन हैं वो सब आंसर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि आप हमारे साथ साथ इस अवेयरनेस के पैगाम को जहां तक हो सकता है हमारा ये पैगाम आप पहुंचा सके। तो आज का टॉपिक तो हो गया जी एडीएचडी। और जो हमारी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्यारी सी आज गेस्ट हैं वो हैं जी डॉक्टर फारिया रुबाब। डॉक्टर फारिया रुबाब का मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की 1997 की ग्रेजुएट हैं। इसके बाद इन्होंने अपना एफसीपीएस कंप्लीट किया और फिर सीएफपीसी कनाडा से किया और फिर डिप्लोमा यूके से इन्होंने किया। इनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं शॉर्ट आपको बता रही हूँ ताकि आपके और इनके दरमियान मैं कम आऊं और आपके क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू हो सके। करंटली डॉक्टर फारिया रुबाब अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं एज ए एडजंक्ट प्रोफेसर ओंटारियो कनाडा यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर ये अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। तो वेलकम डॉक्टर फारिया। डॉक्टर फारिया, कैन यू हेयर मी? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फारिया। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू समीना, थैंक यू फॉर द इंट्रो, so kind of you, or thank you for providing this opportunity and this very I think helpful thing for the parents as well। और आपकी जितनी भी माशाल्लाह सारी की सारी जो सेशंस हैं, जो वीडियोस हैं, वो पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में इलाज की और सहूलतें इतनी खराब नहीं है जितना कम्युनिकेशन ना होने की वजह से लोग वो चीजें अप्रोच नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन इस वक्त एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि और आपने उसको एड्रेस किया है, तो उम्मीद है कि इसकी और पहले भी लोग इससे मुस्तफीद होते रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी ये सारी एफर्ट्स जो हैं वो अल्लाह ताला भी उनको कबूल करे और लोग उसको यूटिलाइज करें और हम अपने बच्चों की और अपने बल्कि जनरल पब्लिक की हेल्थ में कुछ जितना भी रोल प्ले कर सकते हैं वो हम करें। और थैंक यू वेरी मच समीना, आपने ये बहुत बड़ी एफर्ट है और ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो आप कर रही हैं टुवर्ड्स हेल्थ ऑफ आवर कंट्री। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर फारिया, सो स्वीट ऑफ यू। आप सब लोग मेरी स्ट्रेंथ हैं और इट्स अ टीम वर्क। आप लोगों की भी बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट्स हैं, तभी हम लोगों में ये अवेयरनेस और खास तौर पे जो हम लोग कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज आवर पैशन, तो ये सब हम फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से हम सब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जितनी अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें, लोगों तक ये अपने पैगाम पहुंचा सकें ताकि लोगों को टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की इंपॉर्टेंस पता चल सके। जितना डॉक्टर फारिया में एडीएचडी के बारे में हम देखते हैं तो आप ये देखें कि अगर ये टाइमली पिक हो जाते हैं और इसके काउंसलिंग सेशंस हो जाते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाती है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने जब ये टॉपिक सिलेक्ट किया तो फिर मैंने रिसर्च की कि इसमें बहुत से लोग हैं, बल्कि 9% जिनको मैं इन पर एलैबोरेट भी करूंगी, जो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं अपने अपने प्रोफेशन में। वो एक इम्पॉर्टेंट अपनी जगह रखते हैं और बड़े उन्होंने नोबेल प्राइजेस भी लिए हैं।
तो ऐसी डिजीज नहीं है, ये सिर्फ ये है कि कुछ इस तरह से होता है कि सेल्फ कंट्रोल को वो अपने लूज कर देते हैं, या थोड़ा सा उनका वो इफेक्ट आ जाता है बिहेवियर पर, तो वो सब ठीक हो जाते हैं अगर टाइमली पिक करके प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान किया जाए। जी डॉक्टर फारिया, तो फिर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, फिर चलते रहेंगे सेशन में, और हमारी अपने ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों ने भेजे हैं और हम सब उनको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल डॉक्टर फारिया आया है जी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ADHD? हाँ जी, अच्छा, ADHD के कॉजेज की जहां तक बात है तो पहली चीज तो ये है कि कोई डेफिनेटिव कॉज एज सच ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम जेनेटिक्स में भी जब जेनेटिक्स में जाते हैं तो कॉज जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज ADHD का आता है वो आता है फैमिली हिस्ट्री। तो उसमें भी अभी ये है कि कोई जेनेटिक्स में ऐसी इन्वेस्टिगेशन या कोई इतनी थॉरो चीज नहीं पाई, जैसे कि किसी ने सवाल किया था ऑटिज्म का भी, तो ऑटिज्म में देयर इज अ जीन म्यूटेशन और उसमें जीन्स की वो आती हैं, लेकिन ADHD में ये जो बिहेवियरल प्रॉब्लम है इसमें ये जरूर है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, तो फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें आप में होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर दोनों पेरेंट्स में है तो बहुत ज्यादा है। तो इससे एक चीज तो कंफर्म है कि अगर फैमिली में है तो बच्चों में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये एक चीज है। बाकी जिसे कहते हैं कि कोई ऐसी डाइट से उसकी रिलेशनशिप कोई इतनी खास, जैसे अगर मदर में है या फादर में है वो नहीं है, लेकिन जो रिस्क फैक्टर्स जनरल हैं वो हमें हमेशा माइंड में रखने चाहिए। अब जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में तो जैसे अल्कोहल वगैरह का प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमारे मुल्क में जो चीजें हम जिस पे एम्फसाइज कर सकते हैं, स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने उससे बहुत सारी चीजों को इफेक्ट करती है। और हम कहते हैं कि अगर माँ नहीं कर रही स्मोकिंग, माँ भी अक्सर हमारी माएँ ऐसी हैं जो करती होंगी स्मोकिंग मतलब किसी तरह से, लेकिन जो सेकेंडरी स्मोक है अगर फादर करते हैं या घर में कोई करता है तो हमारे यहाँ ये रूल नहीं है कि वो बाहर जाके स्मोक करेगा, क्योंकि स्मोकिंग घर में हो रही होती है। तो ये जो नशा और नशा आवर चीजों का इस्तेमाल, उसमें कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, वो अगर माँ करे या बाप करे, हम इस चीज को रूल आउट कर देते हैं कि अगर फादर में है तो नहीं, नहीं फादर से भी आती है, ये चीजें हैं। फिर खुराक में किसी चीज की कमी, अगर प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं है, कोई डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं है कि क्या चीज आपको इफेक्ट कर सकती है, लेकिन उसमें यह है कि जैसे वाइटामिन की कमी, ठीक है, कमजोरी जो जनरल कमजोरी माओ में होती है, आयरन की कमी, वो चीजें, इनमें कुछ लोग डेफिनेटिव कहते हैं कि रिलेशन है, कुछ कहते हैं नहीं। लेकिन वन चीज फॉर श्योर कि अगर आपकी है ना फैमिली में, तो उसमें आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इससे फिर ये एक चीज वाजे हो जाती है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपको जैसे अलार्म्ड होना चाहिए कि अच्छा मुझे ये प्रॉब्लम था तो मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, ठीक है। वो क्योंकि माँ बाप जो है ना वो एंटिसिपेट कर लेते हैं, वो देख लेते हैं कि अच्छा मैं जब था तो मैं भी ऐसे करता था, मुझे भी अपने वालिद साहब से या वालदा से डांट पड़ती थी, तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम था, क्या चीज थी जो वो नहीं समझते थे और मुझे समझ आती। तो समटाइम्स ये होता है कि हम बच्चे को समझा रहे होते हैं और बच्चा चाह रहा होता है कि मैं ये करूं, लेकिन वो नहीं कर पाता। तो वो अपने में तो वो नहीं डायग्नोज कर सकता कि क्या, लेकिन बाय द टाइम उसके बच्चे अगर पैदा होते हैं और बच्चे अगर बड़े होते हैं और उनको वो समझाता है, तो बजाय इसके कि ये सोचने के कि मैं भी ऐसा ही था, तो दिस इज नॉर्मल, तो उस चीज को थोड़ा सा वो जैसे एक होता है ना, कहते हैं कि रेड फ्लैग्स है, कि हम कहते हैं नहीं नहीं ये चीज हो सकता है कि ना ठीक हो, तो उसमें डॉक्टर से जो बात करने में कोई हर्ज नहीं है। और उसमें पीडियाट्रिशियन जैसे बच्चों के डॉक्टर हैं, वो भी आपको बता सकते हैं, उनके पास स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं। और दूसरा साइकेट्रिस्ट है, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट जो है, ये अब मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें आपको मतलब ये करना चाहिए इसमें। तो जहां तक डायग्नोसिस वो है, कॉज में पहली चीज जेनेटिक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। तीसरी चीज जो आती है वो फैमिली का में जैसे जनरल एनवायरनमेंट होता है, लेकिन क्योंकि 4 साल के बच्चे तक यूजुअली अगर कोई घर में लड़ाई झगड़े होते हैं या कोई इस किस्म की चीजें होती हैं जो कि मतलब जैसे सेहतमंद रवैये नहीं है, वो चीज जरूर इफेक्ट करती है। लेकिन यूजुअली ADHD जो है ना वो इससे खराब हो सकती है, ठीक है, लेकिन पैदा नहीं होती इससे, ठीक है। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर फारिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जी। जैसे कि आपने सवाल किया था कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ADHD, तो ADHD की कॉजेज में डॉक्टर फारिया ने हमें बताया कि जी जेनेटिक्स का मेन रोल है। ये अगर ये एक ऐसी डिजीज है जो फैमिलीज में रन करती है,
जहां डॉक्टर फारिया ने हमें ये बताया कि ये फैमिली में रन करती है, वहां एक बहुत अच्छी टिप दी है कि फैमिली में रन करने का मतलब ये कि अगर पेरेंट्स में थी या कजन्स में थी तो आप लोग को नो हाउ है कि ये बच्चों का बिहेवियर कैसा होता है, तो आप उस चीज को ट्रीट कर सकते हैं टाइमली। यानी जो फैसिलिटीज, जो चीजें, बेनिफिट्स आपको नहीं मिल सके, आपके बच्चे को मिल सकते हैं अगर आप टाइमली उसको पिक कर लेते हैं और आप पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करते हैं, थेरेपिस्ट से कंसल्ट करते हैं और प्लान ले, और आपके घर का माहौल कैसा है, फ्रेंडली है, बहुत स्ट्रेस वाला है, ये चीजें एडीएचडी को एग्रीवेट कर देती हैं, लेकिन इसकी वजह से एडीएचडी नहीं होता। जेनेटिक्स के बाद, जेनेटिक्स को अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसके बाद दूसरी चीज आती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जिसमें डॉक्टर फारिया ने बताया कि फॉरेन कंट्रीज में अल्कोहल या निकोटीन का जो इस्तेमाल है, जो स्मोकर्स होते हैं, उनकी वजह से ये एडीएचडी का फैक्टर आ सकता है। लेकिन जैसे हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तानी माओं के बारे में हमारा मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह कि स्मोकिंग का नहीं है, तो लेकिन अगर फादर स्मोकिंग करता है तो पैसिव स्मोकिंग तो है, रिस्क फैक्टर वहीं पर है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि बच्चों में लेड पॉइजनिंग भी इसको एग्रीवेट करती है। ये जो बच्चे पेंट्स होते हैं या प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं या प्लास्टिक के जो अच्छी क्वालिटी के टॉयज नहीं बने हुए थे उन्हें मुंह में डालते हैं, ये सब चीजें इसमें टॉक्सिसिटी में एडअप होती हैं। तो प्लीज ख्याल रखिए कि पेंट्स वगैरह बच्चे मुंह में ना डालें, और ये इस तरह के प्लास्टिक के पाइप्स और ट्राइज जिनकी क्वालिटी भी अच्छी ना, वो मुंह में मत डालें, इस चीज का खास ख्याल रखें। तो ये कॉजेज हैं जी, जेनेटिक्स है, एनवायरमेंटल है, स्मोकिंग पैसिव है, या बच्चों को जो मैंने आपको बताया कि लेड से भी आप बचाएं, टॉक्सिसिटी से। एक और इम्पॉर्टेंट चीज डॉक्टर फारिया इसमें एज ए गायनेकोलॉजिस्ट में कहूंगी कि फैक्टर एक और भी आता है कि जो प्रीटर्म बर्थ्स हैं वो भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हैं एडीएचडी के रिस्क को। और दूसरी जो, हाँ बिल्कुल, प्रीटर्म बर्थ, लो बर्थ वेट बच्चे, ये भी थोड़ा सा इसमें आ जाता है कि अगर आपकी ऐसी बर्थ, आपके बच्चे की ऐसी कोई हिस्ट्री है तो प्लीज बहुत ज्यादा केयरफुल रहिए कि उसका जब वो बड़ा होता है तो उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है। अगर उसमें आप थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं आम बच्चों से मुतालिक, वो नॉर्मल से थोड़ा हाइपर है, तो प्लीज आप जरूर टाइमली कंसल्ट कीजिए। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर फारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है जी, फिर वही बात आई है जो बड़ा फेवरेट, 3-4 लोगों ने हमें डॉक्टर फारिया ये क्वेश्चन भेजा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस इन ऑटिज्म एंड एडीएचडी। एडीएचडी और ऑटिज्म को लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, तो प्लीज आप, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है। तो ऑटिज्म और एडीएचडी में जो पहले मैंने थोड़ा सा मेंशन किया है, जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ऑटिज्म एक आपकी जेनेटिक जिसे कहते हैं ना बीमारी है इस तरह की कि वो आपके जीन्स में ट्रांसफर हो रही है, वो सिर्फ बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो आपके अंदर एक जैसे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ना, वो है। तो ऑटिज्म और एडीएचडी जो है ना वो आपका बिहेवियर का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ऑटिज्म और एडीएचडी को मिक्स इसलिए किया जा सकता है, किया जाता है अक्सर, कि उसमें ऑटिज्म में भी आपके बहुत सारे बिहेवियर के इश्यूज आते हैं, ठीक है, लेकिन जो एडीएचडी है वो ऑटिज्म के मुकाबले में एक माइल्ड बीमारी है, ठीक है। उसको सिर्फ और दूसरी बात है कि एडीएचडी के जो मरीज होते हैं ना, या जो एडीएचडी के बच्चे होते हैं, समटाइम्स तो हम कहते हैं इसको मरीज भी ना कहें, क्योंकि ये तो एक पर्सनैलिटी, एक ट्रेट है, ठीक है। एडीएचडी जो है ना वो आपकी अमूमन जो है ना 4 साल के बाद से डायग्नोज होती है, और इसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में ये है कि इसके 12 साल से पहले कुछ आपको फीचर्स हो। प्रोमिनेंट तब होती है जब बच्चा 6-7 साल का, या जब स्कूल जाना शुरू होता है, क्योंकि घर में बहुत सारे बिहेवियर्स को हम नॉर्मल लेते हैं कि बच्चा जैसे ध्यान नहीं दे रहा किसी चीज पे। और दूसरी बात है कि वो ज्यादा जो फोकस का प्रॉब्लम होता है ना वो स्कूल में आता है, कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो चीजों को मिस करना शुरू करता है। घर में तो जाहिर है उसको ये प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, अगर आते भी हैं तो हाइपर अगर बच्चा होता है तो वो दो चीजें होती है ना, जैसे एक अटेंशन नहीं होती, दूसरा हाइपर होता है। तो उस चीज को अगर तो हाइपर बहुत एबनॉर्मली हाइपर होता है तो तब आप उसको फोकस करते हैं, अदरवाइज छोटा मोटा तो आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस वजह से एडीएचडी जो है ना वो एक बिहेवियर का इश्यू है, और वो अमूमन आपको और 2 सिचुएशंस में आता है, जैसे कि घर में भी होगा, स्कूल में भी होगा, बाहर फ्रेंड्स के साथ भी होगा। जो ऑटिज्म है ना वो क्योंकि जेनेटिक, मैंने आपको बताया कि जीन्स का प्रॉब्लम होता है, जैसे डॉक्टर मीना ने बहुत अच्छा कहा कि लेड पॉइजनिंग जो होती है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है, दोनों में।
लेकिन ऑटिज्म का जो बिहेवियर होता है ना, वो आपको बच्चे का अर्ली एज में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसमें बच्चा जो होता है ना, वो उसके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं ना, जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है नॉर्मल, पैदा होने के बाद जो होती हैं चीजें ना, जैसे हम अचीव कर, वो जो बच्चे हम चेक करते हैं कि अब ये पीडियाट्रिशियन के पास गया है, इसने इतने टाइम पे ये खड़ा हुआ है, इतने टाइम पे बोला है, इतने टाइम पे इसने इंटरेक्ट किया है, बच्चा स्माइल देता है, तो उसका जो सोशल बिहेवियर है ना बच्चे का, वो ज्यादा इफेक्ट होता है ऑटिज्म में। ऑटिज्म में सबसे मेन चीज जो होती है ना, कि अगर आप कहेंगे बच्चे की स्पीच, ठीक है, उसकी स्पीच जो होती है वो ठीक नहीं होती। अब उसमें स्पीच की बहुत सारी आगे से कॉजेज हो सकती हैं, कि बच्चा सुन सही रहा है, इसमें ये होता है कि बच्चा सुनता बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन वो आपको आपको जवाब नहीं देता, वो अप्रोप्रिएट जवाब नहीं देता। अगर आप उसको कहते हैं तो वो कोई और बात कर देगा, आगे से बोलेगा सही, लफ्ज उसके कम होते हैं, जितने कि उसके एज के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं ना, उसके लफ्ज कम होते हैं। फिर बच्चा ये होता है कि वो जब आप बात कर रहे होंगे ना, तो एडीएचडी और उसमें एक फर्क ये होता है कि इसमें ऑटिज्म में बच्चा डिस्ट्रैक्टेबल इतना नहीं होता, वो जो कर रहा होता है वो करता रहता है, ठीक है, वो उसी चीज पे फोकस होता है, वो आप जो मर्जी उसको कहते रहे वो उसको सुनेगा नहीं, हालांकि आपको पता है कि उसकी हेयरिंग बिल्कुल ठीक है, वो सुन सकता है, लेकिन वो उसको जो काम वो कर रहा होता है ना, अच्छा अगर आप उसको उसमें डिस्टर्ब करेंगे ना, तो बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है। वो काम जिस लाइन में जिस चीज पे फोकस कर रहा होता है ना, वो नहीं चाहता कि वो उसे उस जैसे कहते हैं ना कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाए। फिर आपके उसके बिहेवियर में देखेंगे कि वो बहुत चीजें रिपीट करता है। रेपिटेशन में ये होगा कि वो जैसे एक ही कलर्स एक लाइन में रखना शुरू हो जाएगा, अगर आप वो करेंगे। वो अपनी चीज जो है ना, अगर एक जगह पड़ी होगी, आप उसको हटा के दूसरी जगह रखेंगे, तो वो बच्चा एकदम से एग्रेसिव हो जाएगा। तो उसका जो ऑटिज्म का बिहेवियर होता है ना, वो इसलिए इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है जो एडीएचडी है ना, ठीक है। और उसमें एबनॉर्मेलिटी, और फिर वो बच्चा जैसे मैंने कहा है ना कि रेपिटेटिव कोई ऐसी चीजें करता है जिसको आप, जो नॉर्मल नहीं होती, कि एक ही काम वो करता जाएगा। समटाइम्स वो एक ही लफ्ज बोलता है, ठीक है, वो एक ही जगह पे बैठता है। वो आप अगर उससे और वो अच्छा, फिर जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो आप उससे कहते हैं कि लोगों के साथ, वो बच्चों के साथ खेलता नहीं है ज्यादा, वो जैसे कहते हैं अपनी दुनिया में रहता है, ठीक है, वो उसका फोकस सिर्फ उसमें होता है, वो इंटरेक्ट नहीं करता। आप जब बात करते हैं तो वो अनटिल अनलेस के वो उससे कुछ चाहिए होता है ना, वो आपसे आंख में आंख डाल के बात नहीं करता। जब आप उससे बात करते हैं तो वो आपसे इंटरेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो वो जब उसे उसे कुछ चाहिए होगा वो आपसे मांग लेगा, लेकिन अगर आप उससे कुछ बात करेंगे तो वो आपसे जैसे आई कांटेक्ट है वो नहीं करता। तो ये जो बिहेवियर्स होते हैं ना ये, और फिर जब आप उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में सारी चीजें आती हैं, जैसे कि जैसे बात करना, सोशल इंटरेक्शन, खेलना, जैसे टॉयज, उसके कुछ फेवरेट टॉयज होंगे वही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाकी खाने पीने का उसको, और खाने का भी होगा कि उसको खिलाना भी मुश्किल होता है बच्चे को, क्योंकि वो ये भी उसकी कंफर्ट जोन नहीं होती कि आप उसको कैसे खिलाएं ना, ठीक है। तो ये चीजें आपको, मेन चीज ये है कि ये अर्ली आना शुरू होता है, एडीएचडी आपको बाद में पता चलना शुरू होती है। तो इसलिए बच्चे की जो जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके बाद जो डॉक्टर के विजिट्स है ना, वो आपके रेगुलर होने चाहिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कनाडा में तो ये है कि बच्चा की पैदाइश के बाद फिर एक दफा डॉक्टर के पास आता है, फिर नॉर्मल जो होता है बच्चा, वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और हर एज का ना एक जिसे माइलस्टोन कहते हैं ना वो है, और वो उस बच्चे को अचीव करना चाहिए, जिसमें वैक्सीनेशन भी आ जाती है। तो ये आपको ऑटिज्म के लिए ना, अगर बच्चा अपना माइलस्टोन अचीव नहीं कर रहा, वो सही बोल नहीं रहा, वो सही चल नहीं रहा, वो सही इंटरेक्ट नहीं कर रहा, वो स्माइल नहीं दे रहा, बच्चा स्माइल नहीं देता, उसमें बहुत कम वो इंटरेक्ट करता है, वो किसी के साथ, जिसे कहते हैं ना कि वो कनेक्शन नहीं बना सकता किसी से। तो ये चीज जो ऑटिज्म है, मेन चीज ये है कि बहुत अर्ली इसके फीचर्स अर्ली आते हैं, ठीक है, और ये जीन्स में आती है। और जो एडीएचडी है वो भी आती होती जेनेटिक है, लेकिन वो बिहेवियरल होती है ज्यादा, ठीक है, और उसके इफेक्ट्स बाद में पड़ना शुरू हो जाते हैं। ऑटिज्म जो जिसे कहते हैं मोर सवेयर, या मतलब ज्यादा जिसे आप कहते हैं कि जरा सख्त या सवेयर डिजीज है, लेकिन एडीएचडी जो है वो मैनेजेबल है विद बिहेवियर एंड मेडिकेशन। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक एडीएच के बारे में बहुत से क्वेश्चन मिले थे और बड़ी कंफ्यूजन थी इसके बारे में, डॉक्टर फारिया ने बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई किया और एक्सप्लेन किया। एक तो ये है कि ऑटिज्म
बहुत अर्ली एज में आ जाता है, बच्चे की पैदाइश के बाद से ही जो उसके माइलस्टोन्स हैं वो डिलेड होते हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज डॉक्टर फारिया ने जैसे हमें बताई है कि वो इंटरेक्ट नहीं करता, वो आई कांटेक्ट नहीं करता बच्चा, और वो जिस काम में बिजी होता है बस वही अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता। अगर पेरेंट्स कोशिश करेंगे या बहन भाई उसे डिस्टर्ब करेंगे या डिस्ट्रैक्ट करेंगे जिस चीज में उसने सोचा हुआ है, तो वो एकदम से उसका बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है। ये एक डिफरेंस है। और जो एडीएचडी है वो एक बिहेवियर का एक डिजीज या डिसऑर्डर समझ लें, बल्कि इसे डिसऑर्डर ही कहें, और मैनेजेबल है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि इसको आपने पिक किया हो, और दूसरी बात ये है कि ये थोड़ा लेट एज में, जैसे 4 5 3 4 ईयर्स की एज में आपको पता चलता है। बहुत अच्छी बात डॉक्टर फारिया से आज मैंने सीखी। हम भी ये कहते हैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट के बच्चों को रेगुलर आप चेकअप कराएं, लेकिन आज इस सेशन के थ्रू हम एक और मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे ही आपका बच्चा पैदा होता है पीडियाट्रिशियन उन्हें चेक करते हैं, आप वैक्सीनेशन का अमल शुरू कराते हैं, आपको पता है कि आपने रेगुलर सेशंस लेने। इसी तरह से प्लीज माइलस्टोन्स के लिए भी जरूर जब आप डॉक्टर साहब के पास बैठे हो, डॉक्टर साहब से कहें डॉक्टर साहब देख लें जरा इसका ये बैठ नेक होल्डिंग और बैठने का, क्रॉलिंग का, ये एज वाइज की बिल्कुल नॉर्मल डेवलप हो रहा है। इससे आपको बड़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि आपने वैक्सीनेशन के लिए तो रेगुलर विजिट्स करने ही है। आप मेंटल हेल्थ के हवाले से भी एक दो क्वेश्चन अपने डॉक्टर से कर ले तो आपकी बड़ी हेल्प हो जाएगी, ऑटिज्म के हवाले से भी, एडीएचडी के हवाले से भी। और एडीएचडी बहुत माइल्ड है, बिहेवियरल है, मैनेजेबल है। थैंक यू डॉक्टर फारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे जी, डॉक्टर फारिया आपके लिए आया है जी। ऑडियंस ने पूछा है कि व्हाट आर द मेन सिम्टम्स ऑफ एडीएचडी, जो आप डायग्नोज कर सकते हैं कि ये एडीएचडी का बच्चा है। मेन सिम्टम्स थोड़ी हमें 1 2 3 करके ग्राफ हमें बता दें प्लीज। ठीक है। अच्छा, एडीएचडी में जी दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि जैसे हम कहते हैं ना अटेंशन डेफिसिट, जिसे हम कहते हैं ध्यान की कमी, ठीक है। दूसरा होता है हाइपर एक्टिविटी, इसका नाम भी ऐसे अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी, कि कम ध्यान देता है बच्चा और बहुत हाइपर एक्टिव होता है, एग्रेसिव किस्म का होता है। अब जो और ये दो और ये भी मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने उस वीडियो में भी मेंशन किया था कि जरूरी नहीं कि सब बच्चों में दोनों चीजें। कुछ कहते हैं कि जो गर्ल्स हैं उनमें और ये रिसर्च है, उनमें अटेंशन की कमी जो होती है ना, ध्यान की कमी, वो ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, और जो लड़के होते हैं उनमें जो हाइपर एक्टिविटी है वो ज्यादा होती है। इसी वजह से ये लड़कों में जल्दी डायग्नोज होता है और लड़कियों में डिलेड हो जाता है, क्योंकि वो ध्यान की कमी जो होती है ना, वो ऑफन मतलब अक्सर ये होता है कि वो लेट वो आप अनटिल अनलेस के बहुत सवेयर, जैसे स्कूल में रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं या कोई घर में बिल्कुल ही वो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, तो तब डायग्नोज होती है। और इसकी इसी तरह से दो टाइप्स, एक तो लोग हैं जिनमें दोनों चीजें होती हैं, फिर एक कुछ लोग हैं जिनमें कि सिर्फ एक चीज होती है, जैसे कि अटेंशन डेफिसिट है कि ध्यान नहीं देता। कुछ लोग होते हैं जिनमें जो सिर्फ हाइपर एक्टिव होते हैं, ध्यान उनका ऑलमोस्ट ठीक होता है। तो इस तरह ये इसकी तीन टाइप्स हैं। अच्छा, अब ध्यान की कमी में हमने क्या क्या चीजें जो है ना वो होती हैं। बच्चा जो होता है ना, वो जैसे किसी भी चीज को अगर आप उसको कुछ बता रहे हैं ना, तो वो फोकस नहीं करता, उस पर अटेंशन नहीं देता, ठीक है, और केयरलेस मिस्टेक्स करता है। और मिस्टेक्स क्या होती हैं कि जैसे आप अगर कहें ना बच्चे को कि जैसे स्कूल में करते हैं कि बच्चे को कहें कि तुम ए लिखो, ठीक है, और बच्चा थोड़ी देर के लिए हो सकता है उसने सुना ही ना हो, उसकी ध्यान की कमी है, तो वो नहीं लिखेगा। अब वो इतनी सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है कि लेकिन टीचर ने क्योंकि सारे बच्चों को कहा है कि राइट ए, अब वो बच्चा सुन नहीं रहा था, उसको पता ही नहीं, और वो नहीं लिखेगा। तो टीचर कहेगी कि क्यों, ये तो दिस वाज सो सिंपल, तो तुम सुन नहीं रहे थे। बाकी वो सुन नहीं रहा था क्योंकि उसमें ध्यान, वो अपना फोकस नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि वो सस्टेन अपनी ना जो अटेंशन है ना, अब अगर टीचर ने उसे फर्ज करे कि आपने उसे कहा है कि देखो मेरी बात सुनो, ठीक है, और आप उसको कोई चीज बता रही हैं कि तुम बता रहे हैं या पेरेंट्स कोई भी बता रहा है कि वहां पे जाके फलां चीज ले आओ, आपने एक जनरल तरीके से बात की है, ठीक है, और हम उसके बाद उसको ये करेंगे, हम जैसे कि जैसे फ्रिज से टमाटर निकाल लाओ, आज मैंने चिकन कढ़ाई बनानी है, तुम्हें क्या पसंद है, और अच्छा वो थोड़ी देर के लिए सुनेगा ना, उसके बाद हो सकता है कि उसको एक चीज याद रह जाए, वो टमाटर निकाल लाए, ठीक है, और उसके बाद आपको कहे कि जिसे कहते हैं कि अच्छा आपने क्या कहा था, क्या करना है, आप कहेंगे कि मैंने ये कहा था, तुमने सुना नहीं, ठीक है। हो सकता
इसका मतलब ये है कि जो चीज उसकी इंटरेस्ट की होती है ना, उसमें वो अटेंशन रखेगा। अच्छा, अब अगर आप उसे कहें ना कि जाके तुम वीडियो गेम खेलो, तो वो वीडियो गेम खेलेगा, पूरा 2 घंटे खेलता रहेगा, और वो वीडियो गेम की हर चीज उसको याद भी होगी। प्रॉब्लम ये होती है कि जो चीजें उसकी इंटरेस्ट की नहीं होती ना, उस पर वो अपनी अटेंशन फोकस नहीं कर सकता। और इसका ये मतलब, जैसे हम अक्सर बच्चों को सुनते हैं, घर में लोग कहते हैं, अच्छा गाने तो तुम्हें पूरे याद होते हैं, ठीक है, तुम्हें कुरान का सबक याद नहीं होता, तुम्हें स्कूल का काम भूल जाता है। दिस इज लैक ऑफ इंटरेस्ट। इसका ये मतलब नहीं कि उस बच्चे में कोई खराबी है, ठीक है, हमें उन चीजों को इतना इंटरेस्टिंग बनाना है कि बच्चा उस पर फोकस करे, और ये चीज हम लोग भूल जाते हैं। देखें, अब जैसे हम बच्चे को सिपारा पढ़ने के लिए बिठाते हैं, तो क्या होता है, हमारी लैंग्वेज नहीं है अरबी, ठीक है, हमें उस चीज को इंटरेस्टिंग बनाना है बच्चों के लिए। इसको ये नहीं समझना चाहिए कि खुदा ना खास्ता कोई गुनहगार है, या बच्चा मतलब कुछ बहुत बड़ी बात होगी है कि जी बच्चे ने ये नहीं पढ़ा। इसका मतलब ये है कि वो चीज जिसको उसको समझ ही नहीं आ रही। अब एक गेम है, टीवी पे चल रही है, उसको वो हर सेकंड चेंज हो रही है, तो वो जो विजुअल है ना, वो जो आंख से वो देखता है ना, वो चीजें उसको ज्यादा याद होती हैं। तो इसलिए हम इस बजाय इसके कि ये हम लेबल लगा दें कि जिन नहीं पढ़ाई में तो बहुत ही नालायक है, उल्टे सीधे काम इससे करा लो, वो काम उल्टे सीधे नहीं होते, वो काम उसकी इंटरेस्ट के होते हैं। ऐसे बच्चे हो सकते हैं पेंटिंग्स बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि पेंटिंग उनकी इंटरेस्ट की है। तो सबसे पहली चीज है कि केयरलेस मिस्टेक करता है, जिस चीज में उसकी इंटरेस्ट नहीं होती उस पे वो चीज वो कंप्लीट नहीं कर सकता, और इसमें उसका कसूर नहीं है, वो अपना फोकस ही नहीं रख सकता, ठीक है, उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। अगर आप उसको, तीसरी बात ये होती है कि समटाइम्स आप बच्चे को कह रहे होते हैं कोई बात ना, और आपको लगता है कि वो सुन नहीं रहा, ठीक है, जब आप उससे डायरेक्टली बात करें, ये भी इन बच्चों में होता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो बच्चा खराब है, हो सकता है कि वो बात फिर अटेंशन स्पैन की आती है, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा है कि आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस पूरी फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि उस दौरान उसका ध्यान किसी और तरफ चला जाता है। इसको डिस्ट्रैक्टिबिलिटी कहते हैं। कि अगर, जैसे मैंने वीडियो में भी कहा है कि पूरी क्लास जो है ना वो कुछ सुन रही होगी, उसके लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और जैसे ही कुछ चीज गिरेगी तो उस बच्चे का ध्यान चला जाएगा, बाकियों का नहीं जाएगा, क्योंकि उसका वो डिस्ट्रैक्टेबल होता है, उसको छोटी सी चीज भी ना उस फोकस से हटा देती है। वो बच्चा ऐसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं करता जिसमें कि मुसलसल एक मेंटल एफर्ट होती है, क्योंकि उसका दिमाग भी, जैसे हमारी बॉडी थक जाती है ना, कुछ लोग होते हैं जैसे फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते, अगर उनको कोई काम करने का कहा जाए तो थोड़ी देर बाद कहेंगे हम थक गए हैं, लेकिन दूसरा बंदा कर लेगा। दिमाग भी एक ऑर्गन है, दिमाग भी ऐसी ही चीज है कि अगर हो सकता है कि वो कुछ चीज एक 5 मिनट के लिए कर ले, लेकिन 5 मिनट के बाद वो थक जाए। तो इस चीज को ऐसे ही समझना चाहिए कि अगर किसी की अटेंशन बच्चे की 5 मिनट तक है ना, 5 मिनट के बाद आप उसको खुद ही हटा दें वहां से, ठीक है, उसे कहेंगे ठीक है बेटा तुम ब्रेक लो और उसके बाद शुरू करो। तो ये चीज है कि जिस चीज में उसे मुसलसल मेंटल एफर्ट चाहिए होती है ना, वो बच्चा उसमें वो नहीं, मेंटल एफर्ट नहीं कर सकता। फिर वो बच्चा चीजें गुम करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसका ध्यान नहीं होता, ठीक है, उसके खिलौने गुम हो जाएंगे, रखे हुए कहीं होंगे, लेकिन आपको उसको पता नहीं होगा, वो कहेगा मुझे याद ही नहीं मैंने कहाँ रखा था, ठीक है। स्कूल में आप रोज पेंसिल लेके देंगे, वो रोज गुम कर देगा। बच्चे करते हैं एक आध दफा, कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर एक दिन बच्चे को डांट पड़ी कि कल तुम स्कूल से पेंसिल लेके आओगे, वापस लेके आओगे, ये चीज तुम लेके आओगे, फिर वो भूल जाता है। इसका मतलब ये है कि उसको याद ही नहीं रहा कि ये काम भी उसने करना है, ठीक है। अच्छा, फिर बाकी ये होता है कि उसमें डेली एक्टिविटीज जैसे होती हैं, उनमें भी वो उसको चीजें भूल जाती हैं। अच्छा, अब ये तो चीजें हैं इन अटेंशन की, कि जैसे उसका फोकस नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज हाइपर एक्टिविटी की होती है। हाइपर एक्टिविटी ये होती है कि बैठे बैठे बच्चा ना, मतलब जैसे अब सारे सब लोग बैठे हैं, अब उसको उठने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उठ जाएगा, उठेगा, कभी एक चीज पे चढ़ेगा, कभी दूसरे पे चढ़ेगा, जिस उसकी जरूरत, जैसे होता है ना बच्चे खेल रहे होते हैं, खेल कूद में तो बच्चे क्लाइंब भी करते हैं, झूलों पे भी चढ़ते हैं, आगे पीछे घरों में खेलते हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि वो बिल्कुल एक नॉर्मल ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें कि आप एक्सपेक्ट नहीं करे होंगे कि ये उठेगा। वो बच्चा अगर सीट में भी बैठा है ना, तो वो जैसे अनकंफर्टेबल होगा, वो हिल जुल रहा होगा, वो अपने हाथ ऐसे ऐसे कर रहा होगा, वो टांग हिला रहा होगा, और ये बड़ों में भी आदत होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि वो आपको हमेशा लगेगा कि जैसे बस ये, इसको कहते हैं ना घर में बच्चों को, इसको तो बिठाना मुश्किल है,
इसको तो एक जगह बिठा, ये चीज जो होती है ये एक हद तक नॉर्मल है, लेकिन अगर हमेशा हर सिचुएशन में ये हो ना तो ये फिर ठीक नहीं है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि बच्चा एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें कि सब बोल रहे हैं, वो एक्सेसिव बातें करेगा, बहुत ज्यादा इतनी बातें करेगा, और वो बातें जो है ना कि मतलब किसी और को टाइम ही नहीं देगा बोलने का बीच में। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव बातें करना जो है ना ये भी हाइपर एक्टिविटी में आता है। दूसरा, वो कभी अपनी टर्न का इंतजार नहीं करेगा। जैसे 3-4 लोग बैठे हैं या बच्चे इस क्लास में बैठे हैं, सबको पता है कि आपने अपनी बारी पे बोलना है, जैसे ही टीचर के मुंह से सवाल निकलेगा उसको आएगा या नहीं आएगा वो जवाब देगा। ठीक है, वो अपनी बारी का इंतजार नहीं करेगा। 2 लोग जब बात कर रहे होंगे वो बीच में से काटेगा, वो ये नहीं देखेगा कि वो क्या बात मतलब इस बात को मैं पूरा सुन के इसका जवाब दूं, वो हाफ सुन के उसका जवाब दे देगा और उससे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। बहुत जल्दी गुस्सा आता है ऐसे बच्चों को। बड़े जो लोग होते हैं ना उनके साथ वो जैसे हम कहते हैं ना कि जवाब देता है बहुत ज्यादा। ठीक है, एक हद तक जवाब देना अदब तहजीब जैसे हमारी सोसाइटी है उसके लिहाज से ठीक होता है, लेकिन अगर वो हर बात में जैसे बहस करता है तो ये भी सिम्टम होता है। ठीक है, अच्छा बाकी ये कि अगर आप वो और बात जैसे ना मानने वाली बात होती है ना, कि जैसे घर में कोई रूल है कि भाई अब 11 बजे के बाद सबने सो जाना है। ठीक है, वो चाहे वो बच्चे, उस बच्चे में आपको मुश्किल होगा ये रूल अप्लाई करना। ठीक है, दूसरे ऐसी जानबूझ के ऐसी हरकतें करेगा जिससे दूसरे लोग तंग होंगे। ठीक है, और अपनी जो गलतियां है ना वो दूसरे पे ब्लेम करेगा कि मैंने तो नहीं किया, इसने किया। ठीक है, और छोटी छोटी सी बात पे ना जैसे इमोशनल हो जाना। ठीक है, बड़ी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, ये सारी चीजें हैं कि अगर ये बहुत सारे 2-3 फैक्टर्स एक बच्चे में इकट्ठे होते हैं ना तो ये बेसिकली हाइपर एक्टिविटी को शो करते हैं। तो अगर हम इसका ब्रीफ एक करें तो अटेंशन नहीं देता घर में, स्कूल में अक्सर चीजें गुम कर देता है, केयरलेस मिस्टेक्स करता है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, एक्सेसिव जवाब देता है, आपकी बात नहीं मानता, दूसरों की बात काटता है, बहुत ज्यादा बातें करता है। तो ये मेजर सिम्टम्स होते हैं एडीएचडी के मेरे ख्याल में। जी 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 डॉक्टर फारिया, आपने सभी एस्पेक्ट उसके कवर किए हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से आपने तमाम अलामतें एडीएचडी की बताई हैं, और बहुत अच्छे तरीके से एडी और एचडी को, एडीएचडी जो डिजीज है वो जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, यानी अटेंशन डेफिसिट तो इसमें, और फिर हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये दोनों अलामतें एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर फारिया ने बताई हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को जज करना चाहते हैं तो आप ये देखें कि अटेंशन डेफिसिट लाइक उसमें बेतवज्जी या वो किसी बात को रजिस्टर नहीं करते, बात को सुनकर वो अपने माइंड में उस चीज के लिए नहीं रखते, तो ये तो आ जाएगी अटेंशन डेफिसिट। और हाइपर एक्टिविटी का भी आपको बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर फारिया ने बताया है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर फारिया ने शुरू में जब अलामत बतानी शुरू की तो उन्होंने कहा कि बेटा और बेटी, लड़का और लड़की में थोड़ा सा अलामतों का डिफरेंस आ जाता है। जरूरी नहीं कि ये सही भी हो, बाजों का दोनों ही चीजें होती हैं, लेकिन बाजों का जो बेटियां होती हैं वो अटेंशन डेफिसिट होती हैं, और जो बेटे होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर उनमें आता है। तो ये अगर बेटा और बेटी भी जज करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, और ये तमाम अलामत आप अगर देखते हैं अपने बच्चों में तो आपको आइडिया हो सकता है कि आपको थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना है, पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें अभी ऑडियंस से मिला है वो आप तकरीबन उसका जवाब दे चुकी है, लेकिन मैं क्वेश्चन जरूर पढ़ूंगी। उन्होंने भेजा है, उन्होंने कहा जी प्लीज गाइड कीजिए कि मुझे ये कैसे मालूम होगा कि मेरे बच्चे में एडीएचडी की कौन सी अलामत हो तो मैं डॉक्टर से रुजू करूं, यानी ऐसी कौन सी अलार्मिंग सिचुएशन है कि मुझे लगे कि ये मुझे अब डॉक्टर से राब्ता करना है। तो अलामत तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताई हैं, कुछ आप कहना चाहेंगी इस क्वेश्चन के बारे में? जी समीना, थैंक यू। मेरे ख्याल में नहीं, पहले वो बात सही है कि मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन देखें डॉक्टर से रुजू करने की 2 वजह हो सकती हैं, क्योंकि ये एक ना इंसान जिसे कहते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन है। आप भी एक इंसान है, ठीक है, हो सकता है कि आपके 3 बच्चे हों और खुदा ना खास्ता अगर 2 में ये मसला है या 1 में भी मसला है तो आपके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो डॉक्टर के पास सिर्फ इस वजह से नहीं जाना कि बच्चा बीमार है, ठीक है,
बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा ना, तो आप फील फ्री। ये देखें, ये एडमिट करने में कोई खराबी नहीं है कि देखें डॉक्टर साहब मेरे इसकी ये चीज मुझसे मैनेज नहीं हो। तो ये जो मैंने बात कही है इसलिए कही है कि देखिए कोई भी बिहेवियर जो है ना, प्रॉब्लम जो होता है, वो प्रॉब्लम या डिजीज बनता ही उस वक्त है जब वो आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा होता है। अगर आप मैनेज कर लेते हैं, अभी मैं हम जब ADHD की थोड़ी सी मैनेजमेंट में बात करेंगे, तो अगर आप मैनेज कर लेते हैं ना, तो आपके पास, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। प्रॉब्लम कब बनती है? प्रॉब्लम उस वक्त बनती है जब हम चीज मैनेज नहीं कर सकते। तो इसकी डेफिनेशन में यही है कि ऐसा बिहेवियर जो कि आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा हो, या कि आपको लग रहा हो कि इन फ्यूचर इसको इफेक्ट करेगा। तो अगर बच्चा थोड़ा सा शरारती है, ठीक है, और एक दो दफा उससे कोई गलती हो गई, वो उसका टेस्ट में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ओवरऑल वो बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है, उसके बिहेवियर का भी कोई इश्यू नहीं है, तो ये इसका ये मतलब नहीं कि आप डॉक्टर के पास जाएं। वो आप एड्रेस भी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं उससे कि भाई इसमें तुम्हारे रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा है। आपको अपने बच्चे का पता है, ठीक है, माँ बाप से ज्यादा जैसे छोटे बच्चों को तो कोई नहीं जानता। आपको पता है कि जी बहुत अच्छा बच्चा है, इसमें ये प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम आपने डॉक्टर के पास उस वक्त जाना है जब जब ये पैटर्न बन जाए, जब ये बार बार हो रहा हो, जब ये आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा हो। दो बच्चे हैं, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीसरा है उसको बहुत ज्यादा स्कूल में प्रॉब्लम है या उसको बिहेवियर की प्रॉब्लम है, तो उस सूरत में आपको, और आपसे मैनेज नहीं हो रहा, ये हमेशा याद रखें कि जो पेरेंट्स है ना वो भी इंसान होते हैं। पेरेंट्स कोई सुपर नॉर्मल चीज नहीं होते, या कोई फरिश्ते नहीं होते, या कोई ऐसा नहीं होता कि हम ये सोचें कि जी अच्छा कोई बात नहीं, मैं अपने ऊपर ले लूंगी या मैं अपने ऊपर ले लूंगा, बच्चा बच्चे का मसला नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है। अगर आपको फील हो रहा है ना कि मेरा बच्चा जो है इसका ये प्रॉब्लम है और मुझसे मैनेज नहीं हो रहा, फिर भी आप डॉक्टर के पास जाएं। और अगर आप मैनेज कर रहे हैं लेकिन बच्चे का प्रॉब्लम इतना है कि उसके स्कूल में भी से भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, टीचर्स आपको यहाँ पे भी बहुत है, और मुझे पाकिस्तान का भी पता है कि टीचर्स जो है ना बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, और हम उस फीडबैक को कभी कभी पर्सनल नहीं लेना चाहिए। ये भी इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब हमारे टीचर्स की बहुत अच्छी ट्रेनिंग होगी कि बच्चों फीडबैक कैसे दिया जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन उसको कभी पर्सनल ना लें कभी। और मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं काफी अच्छी स्टूडेंट थी स्कूल में, और एक दफा मेरे एक टेस्ट में नंबर कम आए, तो मैं घर आई, मेरे ख्याल में कोई ग्रेड 4-5 की बात होगी। तो मैंने अपने अबू से कहा कि नहीं ये तो जो मेरी टीचर थी ना ये उनकी वजह से है ना। तो मुझे आज भी याद है कि मुझे कभी उनसे डांट नहीं पड़ी थी, और उस वक्त मुझे वो डांट इतनी याद है कि उन्होंने मुझे कहा था कि तुमने ये बात आज किया, आज के बाद कभी ना करना, कि टीचर की गलती नहीं है, उसकी वजह क्या है। और उन्होंने मुझे काफी अच्छी सुनाई थी इस बात पे कि अगर तुमने आज के बाद टीचर का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये इसका ये मतलब नहीं कि टीचर का अगर बच्चा कहे कि मुझे मार रहा है तो आप टीचर को जो है ना वो ब्लेम ना करें कि नहीं बच्चा गलत कह रहा है। कहने का मतलब ये होता है कि टीचर की ये अगर आपका बच्चा वैसे नॉर्मली ठीक है लेकिन एक उसकी गलती है, तो उसमें आप ये नहीं कि आप टीचर के पास चले जाएं। वो हो सकता है कि बच्चे का एक एक गलती हो, ठीक है, लेकिन अगर वो पैटर्न बन जाए और टीचर भी आपको कह रहा हो कि देखें जी आपका बच्चा ध्यान नहीं देता, तो वो चीज ऐसी है कि जिसमें आपको एड्रेस करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर फारिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया जी। आप जिन्होंने ये सवाल किया कि मैं कब डॉक्टर से रुजू करें, तो उसके बारे में यही बात है, डॉक्टर के पास सिर्फ बीमारी के लिए नहीं जाएं। अगर आपको अपने बच्चे में कोई ऐसी बात महसूस होती है कि आप समझते हैं कि आपको डॉक्टर की हेल्प की जरूरत है, क्योंकि जो पहला बच्चा होता है उस वक्त तक पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग नहीं होती डॉक्टर फारिया। जब पहला बच्चा आता है तो वो माँ बाप जो होते हैं उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, उन्हें नहीं पता होता कि बच्चे को किस एज में क्या प्रॉब्लम है, किस तरह का बिहेवियर है, क्या डेवलपमेंट है। तो पहले बच्चे की दफा तो आप जरूर ये अपने माइंड में रखें कि आपको अपने बच्चों के डॉक्टर के साथ 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 चलना है हर स्टेज पर। उनके साथ आपने बच्चे की डेवलपमेंट के हवाले से फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ आपने उनसे जरूर डिस्कस करनी है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक प्रिवेंशन है, ताकि आप उसको टाइम से पहले ही उन चीजों को मैनेज करना सीख सकें। तो जरूर आप अपने डॉक्टर के साथ 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 रहें। बिल्कुल जी।
डॉक्टर फारिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है जी प्रेगनेंसी का। एक पेशेंट का बहुत ही अच्छा सवाल आया है। उन्होंने कहा जी मुझे मेरा पहला बच्चा है, हमल का मेरा 34वां 34 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ मैं, एंड आई एम वरीड अबाउट माय प्रेगनेंसी कि आउटकम क्या होगा, क्योंकि मेरी फैमिली में मैंने सुना है कि ये फैमिली में रन करती है बीमारी, मेरी नानी का बेटा ऑटिस्टिक है, तो मुझे टेंशन है, आप मुझे गाइड करेंगी कि क्या करना चाहिए? देखिए जैसे बहुत अच्छा सवाल है और पहले भी ऑटिज्म का सवाल आ चुका है। एक बात तो है कि ऑटिज्म जो है ना वो आपकी फैमिली में रन करता है, ठीक है, लेकिन ऑटिज्म का ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि एक तो ये है कि जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं ना आपकी, अगर जैसे नन का बेटा है तो ये भी हो सकता है कि उनके फादर की साइड पे हो, और अगर वो फैमिली में है तो उसमें ये होता है कि चांसेस जरूर होते हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी अपनी प्रेगनेंसी कैसी है, आप हेल्थी हैं, आपके हस्बैंड हेल्थी हैं, उनमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दो चीजें, ये चीजें बड़ी रीअश्योरिंग होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि बच्चे की जैसे समीना ने मेंशन भी किया था कि प्रीमेच्योर बच्चों में, ये भी प्रीमेच्योर बच्चों का ये है कि अगर आपका बच्चा टर्म पे पैदा हुआ है, ये बच्चे की ओवरऑल हेल्थ और आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि देखें, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको विजिलेंट होना पड़ता है कि आपने ये चीजें नोटिस करनी है, आपने अपने बच्चे को रेगुलर पीडियाट्रिशियन को दिखाना है, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये हर प्रेग्नेंट माँ के लिए और हर पेरेंट के लिए है कि आप अपने बच्चे को रेगुलर पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। हम बहुत सारी चीजों को हमारे यहाँ नॉर्मल लिया जाता है, और वही बात कम्युनिकेशन की भी है, अवेयरनेस की भी है कि बच्चा अगर ठीक है जी, हेल्दी है, खा पी रहा है, दादी कह रही है, नानी कह रही है, आपको खुद ठीक लग रहा है, तो आपने डॉक्टर को नहीं दिखाना, ये बात नहीं है। आपने हर 2 महीने के बाद बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है। जब आप इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तो आप उसकी अपॉइंटमेंट बनाएं, ठीक है, क्योंकि पीडियाट्रिशियंस जो होते हैं ना, दे आर ट्रेन्ड फॉर दैट। उनकी आप उन्हीं से लगवाएं बच्चों को इंजेक्शन भी। और अब तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद हेल्थ कार्ड का भी हो गया है, तो वो शायद बच्चों का भी होगा। तो इस चीज को आप अवेल करें, आप इस चीज को देखें। हमारे यहाँ ना चीजें जिसे कहते हैं ना वो अंडर द कारपेट, मतलब हम कहते रहते हैं भी छोड़ो छोड़ो, डॉक्टर के पास गया तो कोई बीमारी निकाल देगा। वो असल में बीमारी डॉक्टर नहीं निकालता, बीमारी तो होती है, ठीक है। तो बाद में पता चलने के बजाय बेहतर है कि अर्ली पता चल जाए। और ये भी मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कभी ऐसी कोई चीज हो, लेकिन ऑटिज्म कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं हो सकता, ठीक है। वो ऐसी चीज है कि जो देखिए बिहेवियर मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत, और अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें और आप पाकिस्तान में भी देखें, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जिनके बच्चे, अगर आप, वो बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे, एजुकेशन के लिहाज से, पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ के लिहाज से। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है और आप इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर के पास जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ली डिजीज पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका अपना लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है, यही चीज है। बाकी ये है कि जैसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो ईमान है कि जो अल्लाह ताला ने, एक तो चीज है कि हमारे लिए लिखी है वो हमें मिलेगी, और दूसरा ये है कि दुआएं जिसे कहते हैं ना वो हर बला को टालती हैं। आप अपने आपको अपना ईमान स्ट्रांग रखें, इस बारे में बिल्कुल मत सोचें, ठीक है। सिर्फ ये करें कि आप सिर्फ ये सोच लें कि आपने क्या करना है। आपने ये करना है कि आपने हर रेगुलर, जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे, मेरे ख्याल में 2, 4, 6 मंथ्स का ये सेमिनार वहां पे है ना, और 9 मंथ्स का, अच्छा, यहाँ पे हमारे 2, 4, 6 और फिर 1 ईयर का होता है, फिर 15 और ऐसे। तो जो भी आपके रेगुलर इम्यूनाइजेशन के विजिट्स है ना, देखिए वो हर एज पे ना, मैं सोच रही थी कि एक वो शेयर भी करूंगी कि बच्चे की क्या, मेरे पास वो उर्दू की मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, तो था हमारे पास, कनाडा का ही था, इन लोगों ने उर्दू में उसको ट्रांसलेट किया हुआ है, बच्चे की जो ग्रोथ है ना उसके चार्ट्स हैं। तो वो मैं सेमिनार आपके साथ शेयर कर दूंगी, और आप अगर इन लोगों के साथ शेयर करना जैसे पब्लिक के साथ ना, तो उसमें ये होता है कि आपने क्या क्या देखना है बच्चे की किस एज में ना, कि ये माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं कि नहीं। तो बस आपने ये करना है, आपका ये काम है। बाकी आप दुआ करें और अल्लाह ताला पे छोड़ दें। इससे कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं, कुछ नहीं होती। इंशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी होगा आपका बच्चा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू डॉक्टर फारिया जी। जैसे आपने बताया है कि आपकी प्रेगनेंसी अभी 34 वीक्स की प्रेगनेंसी है, तो एक मैं ये चाहूंगी कि आप अपनी प्रेगनेंसी को रेस्ट करें, अपने रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स करें, अपना आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत रेगुलर लें, एनीमिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने अभी शुरू में कहा था कि प्री टर्म जो बर्थ हो जाती है, लो बर्थ वेट जो बच्चे होती हैं, उनमें ऑटिज्म एडीएचडी दोनों के रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप 40 वीक्स पर डिलीवर हो। अगर आप 40 वीक्स पर, जो कि नॉर्मल गेस्टेशनल पीरियड है, डिलीवर होते हैं, तो एक तो बेबी का वेट अच्छा होगा और वो फुल टर्म होगा, तो चांसेस कम हो जाते हैं और इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। दुआ के साथ साथ दवा और रेगुलर एंटीनेटल विजिट, आफ्टर डिलीवरी पीडियाट्रिशियन के विजिट्स आपको इंशाल्लाह हेल्प करेंगे और सब ठीक रहेगा। ये जरूरी नहीं है, एक तो ये होगा ही नहीं इंशाल्लाह, और अगर कुछ माए या कुछ पेरेंट्स अगर इस चीज से गुजर रहे हैं तो दे नो वेरी वेल ये मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैंने हमेशा से कहा है कि ऑटिस्टिक बच्चे और एडीएचडी के बच्चे सोसाइटी में पॉजिटिवली बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करते हैं। इन बच्चों की शादियां भी होती हैं, ये अपनी जिंदगी बहुत स्मूथ तरीके से गुजारते हैं अगर फैमिली सपोर्ट करे और इन्हें कोई ऐसा मैनेजमेंट थेरेपिस्ट प्लान बहुत अच्छा दे दें जिसको ये फॉलो कर सके। थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट डॉक्टर फारिया क्वेश्चन आपसे है जी कि मेरे बच्चे की एज है 2 साल और उसमें ये है कि उसने अभी बहुत प्रॉपर तरीके से बोलना शुरू नहीं किया। दूसरी उसमें जो मुझे प्रॉब्लम नजर आती है कि ही डज नॉट पे अटेंशन टू एनीथिंग, ही जस्ट कीप्स डूइंग व्हाटएवर ही इज डूइंग एंड डज नॉट रिस्पॉन्ड, अदरवाइज फिजिकली ही इज ऑलराइट। समवन सेड मी कि इसमें खून की कमी है, अदरवाइज उसकी ग्रोथ भी ठीक है, सिर्फ ये प्रॉब्लम है। तो आप मुझे प्लीज बताइए जी। ठीक है, ये बहुत अच्छा और अप्रोप्रिएट सवाल है। अब इसमें जैसे इसका मेरे ख्याल में काफी हद तक जवाब तो हम दे चुके हैं जी बिल्कुल। जैसे आपने बताया ना कि उसकी ग्रोथ भी ठीक है और सारा कुछ, तो ये किसी डॉक्टर ने आपको बताया है या फिर ये आपका अपना जैसे जनरल एक वो है कि उसकी ग्रोथ ठीक है? तो इस बात का मतलब ये है कि आप इसको डॉक्टर को दिखाएं और उससे पूछेंगे इसकी ग्रोथ। तो ग्रोथ में जो है ना सिर्फ फिजिकल ग्रोथ नहीं आती है, ग्रोथ में लैंग्वेज बिहेवियर भी आता है, ग्रोथ में सोशल इंटरेक्शन भी आता है, ग्रोथ में ये भी आता है कि आपका बच्चा आपको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो जैसे आपने मुझे अभी सवाल में खुद पूछा है कि उसका वो रिस्पॉन्ड नहीं करता और वो जो करता रहता है वो उसी चीज को कंटिन्यू करता है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी ग्रोथ ठीक नहीं है, क्योंकि ये ग्रोथ का हिस्सा है कि अगर वो बच्चा आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो, और उसके फिर दूसरा ये है कि जैसे आपका बच्चा, आपने 2 साल का बताया ना बच्चे की एज, तो इसमें उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ, जिसे कहते हैं ना वर्ड्स, जितने के कितने लफ्ज वो बोल सकता है, बच्चा टूटा फूटा सेंटेंस बोलता है कि नहीं बोलता, ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये ग्रोथ का हिस्सा है। इसलिए आप अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं। और जहां तक आयरन की कमी है, बिल्कुल आयरन की कमी अभी समीना ने मेंशन भी किया है, आयरन की कमी से ये चीजें हो सकती हैं, थायराइड के प्रॉब्लम्स के साथ हो सकती हैं, और ये सारी चीजें वो हैं जो बहुत आसानी से ट्रीटेबल है, लेकिन ये उस वक्त तक कब नहीं होगा जब तक कि आप टेस्ट नहीं कराएंगे। तो आप इसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं, वो इनका यकीनन वो इसका बच्चे का ब्लड वर्क भी करवाएंगे, उसमें देखेंगे कि आयरन कैसा है, थायराइड कैसा है, बाकी इस बच्चे की जो ग्रोथ की प्रोफाइल है वो ठीक है, और उसके बाद ये फैसला करें कि वो बच्चे को किसी चीज की जरूरत है या नहीं। तो बस इस बच्चे को फौरन आप ना डॉक्टर को दिखाएं जी। तो आपके लिए यही, थैंक यू डॉक्टर फारिया, और यही जवाब है जी कि आप कंसल्ट कीजिए, क्योंकि फिजिकली आप बता रही हैं कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आप स्पीच के बारे में बात कर रही हैं वो भी थोड़ा अलार्मिंग है, बिहेवियर का भी है। तो जरूरी नहीं कि ये ऐसा ही हो कि एडीएचडी या कोई ऐसी प्रॉब्लम, ये नॉर्मली भी अगर है, थोड़ा सा माइलस्टोन्स डिलेड है, तो एनी हाउ आपको कंसल्ट तो करना है, ये तो आपको जरूरी है कि आप कंसल्ट करें जी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर फारिया, ये उन्होंने पूछा जी क्या एडीएचडी का कोई बच्चों में टेस्ट भी होता है कि हम टेस्ट करा सकें, ऐसा कोई टेस्ट है? नहीं, कोई ऐसा ब्लड टेस्ट भी नहीं है, कोई ऐसा एक्सरे, कोई इमेजिंग, कोई सीटी स्कैन, ऐसा टेस्ट नहीं होता बच्चों में। ये सिर्फ एडीएचडी का टेस्ट है जी, माँ बाप की आंखें और स्कूल में टीचर का। एग्जैक्टली यही टेस्ट है, बिल्कुल 2 टेस्ट हैं जी। एक तो एज ए पेरेंट्स जो आप अपने बच्चे को देख रहे हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दूसरा टेस्ट जब बच्चा स्कूल जाता है 3 से 4 साल की उम्र में, तो जो आपको टीचर फीडबैक देती है वो ये टेस्ट है। अदरवाइज इसका कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, कोई ब्रेन का ऐसा कोई स्टडी नहीं अवेलेबल कि हम कह सकें कि ये स्टडी हम करा लें तो हमें पता चल सकता है। तो ये पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं। थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पूछा गया है जी कि क्या एडीएचडी का मुकम्मल इलाज मुमकिन है? देखिए इसमें मैं कहूंगी यस, बिल्कुल है। मुकम्मल इलाज का ये नहीं है कि ये आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ये आपकी मैनेज हो जाएगी।
और जी नो इस मैनेज। लिहाज से कि आपकी अगर एक चीज आपकी पर्सनैलिटी में है, ठीक है, तो वो जी उसको आप खत्म नहीं कर सकते, आप उसको मैनेज करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो जी मैनेज करने बिल्कुल। का इसका बिल्कुल सिंपल सी चीज ये है कि जैसे ब्लड प्रेशर तो खैर ज्यादा बड़ी एग्जांपल हो जाएगी कि उसमें आप दवाई लेते हैं और ब्लड प्रेशर आपका ठीक रहता है। लेकिन इसका ये है कि जैसे एक बंदे को कोई जैसे आपको कोई स्किल नहीं आती, ठीक है, आपको कोई काम करना नहीं आता, फर्ज करें आपको खाना पकाना नहीं आता, ठीक है, अगर आप सीखते हैं तो आपको आ जाता, जी ठीक है, तो आप बिल्कुल। मैनेज कर लेते हैं ना, ठीक है। जी तो इसमें ये है कि वो इसका ये मतलब नहीं कि ये आप मतलब सारी जिंदगी आपके साथ अब आपको आ जाएगा, वो आपको वो जो बिहेवियर है ना वो चेंज करना आ जाएगा। तो क्योंकि जी इसमें कोई ऐसी बिल्कुल। चीज नहीं होती, आपको मैनेज करना आ जाता है, तो ये बिल्कुल इलाज मुमकिन है। हाँ जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फारिया जी। इसका इलाज है, इसका इलाज और थेरेपिस्ट दूसरी के सॉरी, जरिए भी है, वो आपको एग्जैक्टली, बिहेवियर मॉडिफिकेशन सिखाएंगे। जी जी सॉरी डॉक्टर सर, फारिया आप कुछ कह रही थी। सॉरी, हाँ जी। और दूसरा जो जी चीज वो थी कि मेडिकेशंस ना, मतलब बिहेवियर और मेडिकेशंस दोनों। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, दो प्लान्स ही होते हैं कि पहले आप कोशिश करते हैं, आप कंसल्ट करते हैं आफ्टर डायग्नोसिस, फिर आप देखते हैं कि आपको थेरेपिस्ट की जरूरत है या मेडिसिन भी चाहिए, या कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि थेरेपिस्ट एज वेल एज मेडिकेशन दोनों ही, इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बिल्कुल मिल जाता है आपको और मैनेजेबल हो जाता है। लाइक आपको बिहेवियर मॉडिफिकेशन सीखना है, आपको सीखना है कि किसी को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, उसके मेंटल लेवल पर जाकर उसका जो सेल्फ कंट्रोल अपने बिहेवियर पर नहीं है, उसमें जो एटीट्यूड बिहेवियर का इशू है, तो आप अपने आप को उसके मुताबिक कैसे कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तो सोसाइटी में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह के लोगों के साथ कॉपरेट करें और उनको हेल्प आउट करें। जी थैंक यू डॉक्टर फारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मेरा बेटा 22 साल का है, कुछ अर्सा पहले इसे आवाजें सुनाई देने लगी, घर वालों की आवाजें, जब कोई बोल भी नहीं रहा होता तो वो कहते हैं कि मुझे आवाजें आती हैं, और उसमें ही इज डायग्नोज विद शिजोफ्रेनिया फ्रॉम अ डॉक्टर। इसके दो बच्चे हैं, वो दवाई भी नहीं खाता, और क्या ये बीमारी, मुझे पूछ रहा था कि उसके बच्चों में भी हो सकती है, और हम बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था कि क्या ये बीमारी पूरे तरीके से ठीक हो सकती है। यानी एक सवाल में इनके हैं कि पहले तो बच्चे को इनके हुआ, फिर उसके बाद ये है कि इनके उसके दो बच्चे हैं, उन बच्चों में हो सकता है या नहीं, या ये पूरा काबिल इलाज है या नहीं। जी प्लीज। स्किज़ोफ्रेनिया का ये है कि आपको साइकियाट्रिस्ट बेहतर बता सकते हैं वैसे, लेकिन ये कि स्किज़ोफ्रेनिया हाँ आप कंप्लीटली ठीक नहीं होता। आपने जो एक बताया कि आपका बेटा दवाई नहीं खाता, तो वो दवाई खुद नहीं खाता या डॉक्टर ने उसको दी नहीं है? अगर डॉक्टर ने दवाई दी है तो मेरे ख्याल में उसको खाना चाहिए। बहुत ज्यादा स्किज़ोफ्रेनिक मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं, स्किज़ोफ्रेनिक बहुत नॉर्मल लाइफस्टाइल है उनका, बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है। तो इसमें ये सिर्फ ये होता है कि आपने मेडिसिन रेगुलरली खानी होती है, डॉक्टर को रेगुलरली दिखाना होता है। तो पहली बात तो ये है कि आप अपने बेटे का इलाज करवाएं। दूसरी बात यह है कि बच्चों में होगा कि नहीं होगा, इसका कोई जैसे कहते हैं ना ऐसा हतमी जवाब मैं इसलिए नहीं दे सकती कि हो सकता है, ठीक है। ये फैमिली जी में बिल्कुल। रन करता है, ये चीज फैमिली में रन करती है। हो सकता है, होगा नहीं, ये इस चीज का कोई नहीं कह सकते, हो सकता है ना हो, ठीक है, और अब बहुत चांसेस है कि ना हो, ठीक है। लेकिन ये है कि ये बीमारी ऐसी है कि जिसका इलाज बहुत जरूरी है। इसके इलाज के साथ आप एक मुकम्मल नॉर्मल लाइफ स्टाइल और लाइफ स्पैन वो आप अचीव कर सकते हैं। इलाज बहुत जरूरी है। जी और बिल्कुल। अपने बच्चों में देखना सिर्फ क्या है कि बच्चों में सिर्फ सिम्टम्स देखने हैं कि अगर कोई सिम्टम्स आउट ऑफ द नॉर्मल, जैसे आपने अपने बेटे का बताया कि उनको आवाजें आती थी या कुछ इसी किस्म की, अगर कोई ऐसा बिहेवियर का चीज। और स्किज़ोफ्रेनिया का जरूरी नहीं कि स्किज़ोफ्रेनिया, कुछ लोगों को बाइपोलर होता है, जैसे कि अगर आपका जैसे पोते हैं खुदा न खास्ता बहुत जैसे कोई एबनॉर्मल बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं। एबनॉर्मल का मतलब ये है कि जैसे वैसे बिल्कुल ठीक है, खामोश रहना शुरू कर देते हैं और लोगों में इंटरेस्ट नहीं लेते, जैसे डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, एनजाइटी के सिम्टम्स हैं। तो जो बाइपोलर्स होते हैं बेसिकली, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर है ये स्किज़ोफ्रेनिया। तो आप कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको लगे कि ये उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है, जैसे आपके बेटे में जैसे आपने देखा ना कि आवाजें आती हैं, तो आप इन चीजों के लिए आप जरा थोड़े से विजिलेंट हो कि कोई चीज अब नॉर्मल आए तो आप कर लें, लेकिन जरूरी नहीं कि हो। लेकिन आप पिक जरूर करें अगर कोई चीज ऐसी आए तो, और बेटे को कहें कि दवाई जरूर खाए।
थैंक यू फारिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि एक तो ये है कि आप साइकेट्रिस्ट के साथ ही कंसल्ट कीजिए और जैसे वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, और मेडिकेशन बहुत जरूरी है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि वो मेडिसिन नहीं खाता। आप लोग देखें क्यों नहीं खाता और क्या किया जा सकता है उससे मेडिसिन खिलाने के लिए, क्योंकि ये डिजीज मेडिसिन जब तक वो नहीं लेगा वो नहीं कंफर्टेबल होगा, तो आप उससे मेडिसिन जरूर दें। बच्चों के लिए भी बस आप नोटिस कीजिए कि उनमें कोई अलामत आती है, तो अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर यही बात है कि साइकेट्री के प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया, यू नेवर नो कि कौन सी बीमारी कहाँ से शुरू होकर किसी दूसरे में मर्ज हो रही होती है, तो साइकेट्रिस्ट कैन हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी किया उन्होंने है जी, what is the ADHD aggravating factors? What are the ADHD aggravating factors? जी, अच्छा, जो ADHD के एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं उनमें आपकी एक तो नॉर्मल जो बच्चे का आपका डेली का लाइफस्टाइल होता है और जिसमें खाने पीने की चीजें जैसे होती हैं। हमारे यहाँ बच्चों में बहुत कॉमन है, बच्चों में भी ये ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीते हैं जैसे कोक और स्प्राइट और ये सारी चीजें, ऐसी चीज जिसमें शुगर ज्यादा हो, ठीक है। शुगर वाली चीजें बच्चों को हाइपर एक्टिव कर देती हैं। तो अगर आपके बच्चे को पहले से हाइपर एक्टिविटी है तो जितना वो मीठा खाएगा ना वो उतनी और वो उतना हाइपर एक्टिव होगा। और इस मीठे में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज आपके पॉप्स है, ये जो आपकी कोक है, पेप्सी है, आर्टिफिशियल जूसेस हैं। नॉर्मल जूसेस की बात नहीं है, आप उसको फ्रूट खिलाएं, सब्जी खिलाएं, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल जूसेस हैं और कोल्ड ड्रिंक्स है ये। सेकेंडली कैफीन जो होती है, ये चाय में होती है, कॉफी में होती है, कोक में होती है, इन सारी चीजों में जो ये उसको एग्रीवेट कर सकती है। फिर उसके बाद बाकी जो, क्योंकि ये टेंशन डेफिसिट भी इसमें होता है, तो अगर कोई बच्चे को वैसे हेल्थ ठीक नहीं है, बच्चे में आयरन की कमी है, बच्चे को थायराइड का प्रॉब्लम है, बच्चे की डाइट ठीक नहीं है, जनरली डाइट ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो चीज भी इसको एग्रीवेट कर सकती है। बच्चा बहुत जनरली ये भी हो सकता है कि बहुत कमजोर, और ये भी हो सकता है कि बहुत मोटा हो, ठीक है। और मोटापे की बहुत बड़ी वजह जो होती है, या बच्चे की अनहेल्थ जो मोटापा होता है उसकी वजह ये जो फास्ट फूड और इस टाइप की चीजें होती हैं, क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इनकी जो चीजें, और ये चीजें उसको एग्रीवेट कर सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद घर का माहौल, हम इस मैनेजमेंट में बात करेंगे कि घर का माहौल, ऐसी चीजें कि जिसमें बहुत ज्यादा आपस में लड़ाई झगड़े हों या कोई इख्तलाफात हों या बच्चे के सामने कोई इस किस्म की डिस्कशंस हो रही हों, तो वो चीजें आपके बच्चे में दोनों सिम्टम्स, बच्चा अटेंशन डेफिसिट भी हो जाएगा क्योंकि वो चाहेगा ही नहीं कि वो चीज सुने, और हाइपर एक्टिव भी हो जाएगा कि क्योंकि वो उसको रिएक्ट करेगा। तो ये जो चीजें हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें जो है ना ये आपके एनवायरनमेंट में, तो इस चीज का जो घर का माहौल अच्छा रखें, हेल्दी डाइट करें, खाएं, सब्जियां, फ्रूट, गोश्त, एक मुतवाजन ग़िज़ा जिसे कहते हैं वो करें, एक्सरसाइज रेगुलरली बच्चे की हो, ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो, डॉक्टर के पास रेगुलरली जाएं। तो ये जो एक आम हेल्दी इंसान के लिए चीजें हैं वही ADHD के लोगों के लिए। थैंक यू डॉक्टर फारिया। बिल्कुल जी, एग्रीवेटिंग फैक्टर डॉक्टर फारिया ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं। डाइट के बारे में भी हम कहते हैं कि जी फास्ट फूड को तो अवॉइड ही करें, आप ऑर्गेनिक फूड लें, और जितना अच्छा हेल्दी डाइट आप लेंगे, आपकी जैसे फिजिकल ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है उसके साथ साथ। और जो चीजें एग्रीवेट करती हैं, घर का माहौल, मेरा ख्याल है डाइट और घर का माहौल बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी बात की डॉक्टर फारिया ने कि जो अटेंशन डेफिसिट का एलिमेंट आएगा कि वो आपकी वो जो होती है ना कि एक बात ऐसी जो उन्हें पसंद ही नहीं आ रही है, जिससे उन्हें टेंशन होती है कि माँ बाप की लड़ाई झगड़े, घर में बहन भाइयों के लड़ाई झगड़े या फैमिली के, ऐसे माहौल में वो क्या करेगा कि वो तो पहले ही टेंशन डेफिसिट है, वो अपना बिल्कुल चैप्टर क्लोज कर लेगा, वो बात सुनेगा ही। दूसरी ये कि हाइपर एक्टिव भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो अपने घर के माहौल को फ्रेंडली रखें, बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली माहौल रखें कि वो अपनी हर बात आपसे डिस्कस कर सकें, ताकि वो स्ट्रेस में भी हो तो वो आपको बता सकें कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है। कि जो घर का माहौल है बच्चों की फिजिकल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ में पहले नंबर पर मैं कहती हूँ कि ये आता है, तो इसको मैनेज कीजिए तो इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी समीना, एक और चीज मैं ऐड करूंगी, स्कूल में भी बच्चों के स्कूल को रेगुलर फॉलो अप करें, बच्चों के फ्रेंड्स देखें, ठीक है। तो ओवरऑल जैसे स्कूल में अगर बच्चा है ना तो आप रेगुलरली टीचर से मिले, जी बिल्कुल, ठीक है। बाहर किन दोस्तों के साथ खेलता है, कैसे उसकी खेल क्या है,
उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या है, कितनी देर गेम्स खेलता है, ये सारी चीजें देखनी जरूरी है। बिल्कुल, बल्कि जो टीचर पेरेंट मीटिंग होती है ना, इसको अवॉइड ना किया करें, इस पर जरूर जाया करें। माँ और बाप दोनों का इन मीटिंग्स में जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम खुद ये मीटिंग्स अटेंड करते रहे और हमें पता है कि इसका बहुत फायदा होता है। डॉक्टर फारिया, ये एक फेसबुक पर एक क्वेश्चन आपके लिए आया है, ये भी लाइव सेशन में ही। I never had attention problems growing up, but recently I have been restless, unable to finish my work, and suddenly forgetful. Could this be ADHD? टीनेज का है सवाल। उन्होंने कहा जी पहले कभी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन रिसेंटली ऐसा हुआ है। एज कितनी है इनकी? एज इज 23 years old। 23। देखिए, एडल्ट जो है ना, एडल्ट अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जो होता है, ये बिल्कुल ये एक कैटेगरी है और ये हो सकता है। डायग्नोसिस यूजुअली इस तरह होती है कि अगर आपको 12 साल से पहले तक कोई एक आध अलामत हो इसमें ना, और कोई थोड़े से प्रॉब्लम्स आपको हो, तो तभी उसको कहते हैं। लेकिन एडल्ट ऑनसेट भी होता है और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें आपका लाइफस्टाइल होता है, आपका काम होता है कि अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और आप अगर फॉरगेटफुल हो रहे हैं, तो वो क्वाइट नॉर्मल है कि आपको अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप पहले आपका काम इस नौयत का हो कि आपको आप उसको मैनेज कर रहे हो, अटेंशन डेफिसिट और आप में पहले हो या हाइपर एक्टिविटी पहले हो, लेकिन क्योंकि आपके काम की नौयत ऐसी थी कि आप उसको मैनेज कर रहे हैं, और अब मे बी आपका नेचर ऑफ जॉब चेंज हुई हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हो जैसे, तो उसके साथ आपको ये सामने आ सकता है कि पहले था लेकिन अब सामने आ गया। बिल्कुल आप अपने आप को स्क्रीन करें। ये आप अगर वैसे तो ये कि आप अपने आप को खुद स्क्रीन भी कर सकते हैं। एडल्ट ऑनसेट जो ADHD है उसमें आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ये ऑनलाइन उसकी अवेलेबल है क्वेश्चनेयर, आप वो देखें। अगर आप उसमें आपके कुछ 6 अटेंशन डेफिसिट में हैं तो इसका मतलब है कि आपको अटेंशन डेफिसिट है, और 6 अगर आपको हाइपर एक्टिविटी में है तो इसका मतलब कि आपको हाइपर एक्टिविटी है। हैविंग सेड दैट, आप अगर इस, और दूसरी जो चीज मैंने पहले एम्फसाइज की है कि अगर ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, जैसे अगर वाकई अगर आप अपना काम फिनिश नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो आप उसमें देखें कि व्हाट इज द रीजन। सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी जनरल हेल्थ कैसी है, आपकी स्लीप कैसी है, आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, आपका कोई नई जॉब चेंज तो नहीं हुई है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज तो नहीं हुई है जिनमें कि आप सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में एक डॉक्टर से फिजिकल जो आपका जनरल फिजिकल है वो करवा के, एक ब्लड वर्क करवा के ये देखें कि कोई आयरन का, थायराइड का प्रॉब्लम है, किसी एज में भी हो सकता है, वो तो आपको नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद बिल्कुल आप अपने आप को स्क्रीन कर सकते हैं। इसके साथ जो एंजाइटी और डिप्रेशन है वो भी बहुत कॉमन है, और वो भी एग्रीवेट हो जाता है या प्रेसिपिटेट हो, मतलब आ जाता है, पहले नहीं होता, बिकॉज ऑफ सर्टेन लाइफ सिचुएशंस। तो इस चीज को स्क्रीन कराने में कोई हर्ज नहीं है। जी बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर फारिया जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी। इस सवाल में यानी हम लोग अभी तक बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन एडल्ट ADHD एग्जिस्ट करता है। और आपने जो अलामात बताई हैं उसमें देख लें कि ये अलामात तो है, लेकिन फिर भी अपने आप को आप इवेल्युएट कीजिए। ऑनलाइन क्वेश्चनर को आप देखिए किस तरह से, कितनी अलामात आप में है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्टर फारिया ने आपसे बात की है, जैसे कि कोई आपकी एनवायरमेंटल चेंज, आपकी वर्क प्लेस चेंज, आपकी रिलेशन चेंज, कोई स्ट्रेस, कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है एक्सटर्नल जिसकी वजह से मेंटली आप डिस्टर्ब हो और आपको ये सब चीजें उसमें शामिल हो गई हो। अगर ऐसा कुछ है, बाजू का ये होता है कि हम अपनी वर्किंग प्लेस जब चेंज होती है तो हम वो उतना फ्रेंडली वहां पर नहीं होते, और एक ऐसा बैकअप द माइंड हमारे स्ट्रेस हो जाता है जिसकी वजह से चीजें, काम में दिल नहीं लगता, काम करना फिनिश करने का नहीं होता, चीजें भूल जाती हैं, अटेंशन का भी हो जाता है। तो ये चीजें भी जरूर सॉर्ट आउट कर लें। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। आप हेल्प जरूर ले लें, आप बीमार नहीं है लेकिन आप डॉक्टर से हेल्प जरूर ले लें ताकि आप इसको सेटल कर सके। और अगर ये आती भी है अलामत ADHD की साइड पर तो भी परेशानी की बात नहीं है, आप माशाल्लाह समझदार हैं, बड़ी हैं, अब आप ADHD को हैंडल करना सीख सकती हैं बहुत आसानी के साथ। तो डॉक्टर फारिया, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच्ची के बारे में है, मदर की तरफ से। मेरी बेटी 7 साल की है और वो कुछ काम करते हुए 2-3 बार उसी काम को करती है। चलते चलते एक जगह पर पाँव रखेगी और फिर 2-3 बार उसी जगह पर पाँव को मारती रहेगी।
जैसे अपने ही रिपीट रेपिटेशन करती है अपने एक्शंस को। पहले हमें लगता था कि बड़ी होगी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अब ये मसला बढ़ता जा रहा है। हमें इस हवाले से क्या करना चाहिए? अच्छा, फिर जी डॉक्टर फारिया। ये जो है ना चीज, जैसे इन्होंने कहा है कि पहले हमें लगता था कि बड़ी होगी तो ठीक हो जाएगा, तो पता कर, ये हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है कि ये स्टार्ट कब हुआ। ठीक है, कि अगर जैसे ये अभी 7 साल की 7 साल, बच्ची है, 7 साल एज 7 साल नहीं, हाँ, लाइक अभी। एग्जैक्टली exactly, वो हाँ भी बता रही है ना कि 7 साल की है, तो पहले हमें हाँ लगता था जी, कि, तो उसका मतलब कि अगर ये, जैसे हम ऑटिज्म की बात करें कि उसमें बच्चे बहुत रिपीट करते हैं चीजें हाँ ना, तो ये बिल्कुल पहले तो ये देखना होगा कि डेवलपमेंटली वैसे बच्ची ठीक है, स्कूल बिल्कुल। जा रही है, स्कूल में कोई इश्यू नहीं है, इंटरेक्शंस अच्छे हैं, सोशली बच्ची के फ्रेंड्स भी हैं, खाना पीना ठीक है, बहन भाइयों के साथ बिहेवियर ठीक है। अगर सिर्फ ये एक है तो ये, इसको तो बिहेवियर, और इसको टिक्स भी कहते हैं, समटाइम्स टिक्स भी होती हैं बच्चों में। टिक्स का ये होता है कि कोई एक चीज बच्चे जो है ना वो बार बार रिपीट करते हैं, तो टिक्स आ सकती हैं, और टिक्स नॉर्मल भी होती हैं, लेकिन अगर ये उसके वही फिर बात वहीं पे आ जाती है कि वो कितना उसको इफेक्ट कर रही है, कि अगर वो अपनी डेली की एक्टिविटी कंटिन्यू ही नहीं कर सकती, क्योंकि उसको बार बार वही चीज रिपीट करनी पड़ती है, देन यू हैव टू सी द डॉक्टर। आप उसको डॉक्टर को देखे। दूसरा ये कि वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये कितनी एज में स्टार्ट हुआ, ठीक है, और इस ये अगर बढ़ रहा है तो बच्चे की कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनको इफेक्ट कर रहा है, स्कूल को, घर में, खाना पीना, बहन भाइयों के साथ इंटरेक्शन, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फिर इसको आप एबनॉर्मल कहेंगे। लेकिन अगर वो हैबिट है तो हैबिट को आप ब्रेक कर सकते हैं, कि आप उसको रिमाइंड करा दें कि आप ये क्यों कर रही हैं, और अगर वो आपकी बात सुन रही है तो इसका मतलब ये है कि वो रिकग्नाइज करेगी उस चीज को। हो सकता है वो उसको रिकग्नाइज ही नहीं करती, समटाइम्स अगर सिर्फ एक चीज है तो वो हैबिट बन जाती है, और अनटिल अनलेस कि कोई दूसरा पॉइंट आउट करे कि ये आप बार बार कर रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि ये एबनॉर्मल है, आपको लगता है वो नॉर्मल है। तो इसको बिल्कुल ऐसा है, ओवरऑल आप हेल्थ इसकी बच्ची की देखनी पड़ेगी कि कैसे है। बिल्कुल। और उसमें कोई हर्ज नहीं है, जैसे डॉक्टर फारिया बता रही हैं कि आपको देखें कि ये इसकी आदत तो नहीं है, और ये किस एज में आपने ये पहली बार महसूस किया। आप 7 साल की उम्र तक है, और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप इसकी मेडिकल इवेल्युएशन करा लें। इसमें कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको चेक करते हैं, तो कुछ बीमारियां उसमें ऐसी शनाख्त में आ जाती है, कहते हैं कि ये बीमारी है, तो उस सूरत में भी आपको फायदा होता है कि आपकी तशखीस हो जाती है और इलाज शुरू हो जाता है। और बाजू का जब हम बहुत ज्यादा टेस्ट वगैरह कराते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, और हमें पता चलता है सब कुछ नॉर्मल है, तो वो न्यूज भी आपके लिए अच्छी होती है कि आपको पता चल जाता है कि ये तमाम बीमारियां रूल आउट हो गई है। तो जाएं और जाकर जरूर इसे प्रॉपर तरीके से चेकअप कराएं, ताकि बिहेवियर थेरेपी की भी अगर जरूरत है, अगर उसकी ये आदत है, तो भी वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। थैंक यू जी डॉक्टर फारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डॉक्टर साहब ये कैसे पता चल सकता है कि बच्चा पैदाइशी एडीएचडी का मरीज है या बाद में ये मर्ज लाहक हुआ? देखिए, वो तो हमने पहले बता दी ना कि हाँ पैदाइशी हाँ, आप नहीं बता सकते, ठीक है, तो ये नहीं 4 साल के, इसका कोई अमूमन 4 साल के बाद से बच्चे में बिहेवियर की आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो पैदाइशी आप नहीं बता सकते। पैदाइशी और बहुत सी चीजें बच्चों में होती है, मतलब जाहिर है पैदा होने के बाद तो जैसे जैसे बच्चे के माइलस्टोन्स आएंगे, तो हो सकता है थोड़ी सी हाइपर एक्टिविटी हो, आपको खिलाने पिलाने में बच्चे को प्रॉब्लम हो, लेकिन उसके साथ फिर उसके ना, जिसे वो कहते हैं ना डिफरेंशियल, उसमें और बहुत सी चीजें आ जाती हैं एडीएचडी के अलावा। तो बिल्कुल एडीएचडी का जो टिपिकल वो है ना, वो ये कि तकरीबन 4 साल की उम्र के बाद। लेकिन हाइपर एक्टिविटी, जाहिर है बच्चा जब चलना फिरना बातें करना शुरू होता है, तो वो हाइपर एक्टिविटी आप पहले से नोटिस कर सकते हैं। बिल्कुल। जो जो इसकी पूरी डेफिनेशन है अटेंशन डेफिसिट, वो यूजुअली तभी आता है जब आप बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अटेंशन मतलब सस्टेन करे अपनी ना। थैंक यू डॉक्टर फारिया जी। अनलकीली जी ऐसा कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है कि ये हम कह सकें कि ये पैदाइश की वक्त की बीमारी या बाद में डेवलप हुई है। तो इसके लिए यही है कि जब बच्चा बड़ा होता है, वो सही से बैठ नहीं रहा है, या वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, या उसको चलने वाली एज में वो चल नहीं पा रहा है, बोलने वाली एज में बोल नहीं पा रहा है, वो सब चीजें नोट्स अप करते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन पिक एंड यू कैन डायग्नोज। जी डॉक्टर फारिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जी, क्या सर में चोट लगने की वजह से एडीएचडी का प्रॉब्लम आ सकता है? क्योंकि मेरा बच्चा 8 माह की उम्र में बेड से गिरा था, अब वो 3 साल का है, वो बहुत एग्रेसिव है, हर बात में बहुत ज्यादा वो गुस्सा करता है, जिद्दी है, और अगर उसकी बात ना मानी जाए तो वो हाइपर एक्टिव होकर एग्रेसिवली बिहेव करता आ है सकता जी। है,
ट्रॉमा एक कॉज हो सकती है, लेकिन ये है कि वो अभी वही बात है ना कि फिर आप उसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी नहीं कह सकते, हाइपर एक्टिविटी या एग्रेसिव बिहेवियर कह सकते हैं। तो उसमें फिर बात फिर वही आती है कि आप उसको एवेलुएट करवाएं और उसके बिहेवियर को, अगर कोई बाकी उसके माइलस्टोन्स ठीक हैं कि वो ग्रो सही कर रहा है, खाना पीना सही है, जहानत उसकी ठीक है, पिक चीजें सही कर रहा है, बोल सही रहा है, सुन सही रहा है, और सिर्फ उसका एग्रेसिव बिहेवियर है, तो वो हो सकता है उससे हो, या एज सच उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो, तो ये चीजें फिर उसमें फिर उसकी मैनेजमेंट में आ जाती हैं। लेकिन आप इसको डॉक्टर को जरूर एक दफा दिखाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर फारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जी, एडीएचडी की अलामात किस उम्र में पीक पर होती हैं, यानी पीक एज क्या है जब ये अलामात बहुत ज्यादा आप नोटिस कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि किस एज में आपको, कि आप नोटिस किस एज में करते हैं। पीक आप उस लिहाज से कह सकते हैं कि जैसे एडल्ट एडीएचडी है तो वो तो किसी टाइम पे भी एडल्ट लाइफ में आपको फील कर सकते हैं, लेकिन एडीएचडी की पीक एज वही होती है जिसमें कि डिमांड ज्यादा होती है और बच्चा उसको या बड़ा उसको पूरी नहीं कर सकता। ऐसे टाइम पे एडीएचडी, और वो बच्चे की सिलसिले में वो 5-6 साल की 7 साल की उम्र में जब बच्चा स्कूल जाता है, और अगर उसको एडीएचडी है तो वो ऑब्वियस हो जाती है, तो आप उसको पीक एज कह सकते हैं कि बच्चा वो स्कूल की डिमांड्स हैं और घर की डिमांड्स हैं, उन दोनों को पूरा नहीं कर पा रहा। तो अमूमन यही एज होती है बच्चे में। जी हाँ, सही है। अच्छा डॉक्टर फारिया, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, टाइम भी शॉर्ट है, मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताइए कि एडीएचडी की प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? हाउ वी कैन प्रिवेंट इट एंड हाउ वी कैन मैनेज इट। अच्छा, प्रिवेंशन में कुछ थोड़ा सा तो हमने जैसे पहले बात कर ली है कि प्रिवेंशन में सबसे पहले तो हेल्दी लाइफस्टाइल है। ठीक है कि आपकी जैसे प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी माँ की डाइट, माँ का रेगुलर चेकअप, अगर कोई ऐसी चीज डायग्नोज हुई है तो उसकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो आप करें, जिसमें कि फिर उसके बाद हेल्दी लाइफस्टाइल में जो है वो स्मोकिंग ना हो, कोई और ड्रग्स ना हो। जैसे लेड पॉइजनिंग की आपने बात की, जो पाइप्स वगैरह में, जो पुराने पाइप्स हैं उनमें लेड होती है, प्लास्टिक के बर्तनों में, वो चीजें वो वैसे भी अगर घर में है तो उनसे हो सकती है। पेंट्स में होते हैं, माँ का जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी माँ में ना हो, थायराइड माँ का चेक हो, मतलब इन शॉर्ट ये कि रेगुलर माँ का एंटीनेटल प्रॉपर एक गायनोकोलॉजिस्ट से चेकअप होना चाहिए। ये तो पहली तो ये है। उसके बाद घर का माहौल जैसे आ जाता है, उसके बाद जब जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का नॉर्मल रेगुलर चेकअप हो कि अगर कोई ऐसी अलामात आ रही हैं तो उनको अर्ली पिकअप करें। प्रिवेंशन में तो आपकी बेसिकली वही चीजें हैं जिनकी मेरे ख्याल में रेपिटेशन हो जाएगी जो हम पहले कर चुके हैं, कि हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, माँ का भी बच्चे का भी, घर का माहौल, ये चीजें हों। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में दो चीजें आती हैं। एक तो होती है कि आपने जैसे बिहेवियर का है कि मैनेजमेंट, वो घर में आप कैसे कर सकते हैं, तो इसकी 2-3 सिचुएशंस होती हैं। दूसरा इसकी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम वो चीज मैं आपको मुख्तसर बताती हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में टाइम कम है, कि आप घर में कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो घर में जो पेरेंट्स ने करना है वो ये करना है कि बच्चे के बिहेवियर को देखते हुए, एक तो ये कि जब भी अगर आप बच्चे को जो एक बॉटम लाइन है ना, वो एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन ये है कि सोने जागने के टाइम बच्चों के होने चाहिए, आपको बनाना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन बच्चा 11 बजे उठ रहा है और रात को 3 बजे सो रहा है, और दूसरे दिन बच्चा जो है ना वो 8 बजे उठ रहा है और रात को 8 बजे सो रहा है। आपको एक टाइम स्पैन बनाना है कि बच्चा अगर 9 से 10 बजे तक बच्चे ने सोना है ना, हमारे घरों में खाना वाना लेट खाया जाता है, तो आप उसने सोना है, उसका वो बेड टाइम है, ठीक है। और अगर उठना है तो एक टाइम पे उसने उठना है, ताकि उसको अपने डेली की रूटीन का पता चल जाए। तो रूटीन, हर काम में रूटीन बना लीजिए, ठीक है। और इसमें आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। सोने से पहले बच्चे को स्लीप, उसकी वो कितनी अच्छी नींद लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लाइफस्टाइल में है कि बच्चे को सोने से पहले ना कोई आईपैड देखे, ना कोई 1-2 घंटा पहले वो कोई कंप्यूटर पे हो, ना बच्चा 1.5-2 घंटा पहले टीवी देखे, क्योंकि ये सारे से कहते हैं ना स्टिमुला है, ये सारी चीजें बच्चे की नींद खराब करती हैं। और अगर नींद जो है ना वो आपके दिमाग की और आपके जिस्म का एक, आप सोचें कि रिपेयर होता है। नींद के दौरान आप अपने आप को दोबारा से बिल्डअप कर रहे होते हैं। तो अगर उसकी रिपेयर ठीक नहीं है ना तो उसका दिन खराब होगा, ठीक है। उसके बाद हेल्दी डाइट आ जाती है। और डाइट में जैसे मैंने पहले कहा है, आप मुतवाजन गज़ा, फल, सब्जियां, घर के बने हुए खाने,
जो बच्चे की जो ये जो है ना फास्ट फूड्स और पॉप्स और कोक और इस टाइप की चीजें और चिप्स स्पेशली, उनमें भी बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ये सारी चीजें आप जो है ना, और ये स्टिमुलेट करती हैं एडीएचडी वाले बच्चों को, ये अवॉइड करें। तो हेल्दी हेल्दी डाइट, स्लीप पैटर्न, गुड स्लीप पैटर्न। उसके बाद आपने जो अपने बिहेवियर में थोड़ी सी चेंज लानी है, वो ये करना है कि जब भी आप बच्चे से बात करें ना, तो बच्चे के साथ आई कांटेक्ट करें, ठीक है। और उसको उसको जब आप बता रहे होते हैं ना चीजें, तो उसको कहें कि स्टेप्स में बताएं, छोटे छोटे, एकदम से पूरा का पूरा चीज उस पर वो ना कर दें। अगर होमवर्क का भी बता रहे हैं ना, तो आप उसको कहें कि बेटा ये इंग्लिश का काम है, तुम यहाँ पे ABC या एक दो सेंटेंस लिखो, मैं आपसे थोड़ी देर में पूछती हूँ, ठीक है। फिर उसको देखें कि उसका स्पैन कितना है। अगर वो 3 मिनट तक उसका स्पैन है ना, तो 3 मिनट से ज्यादा उसको फोर्स ना करें, ठीक है। उसके बाद उसे कहें अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा बताती हूँ, अब इसको ये इस तरह लिखो। तो उसको शॉर्ट टारगेट्स दें बच्चे को एक पूरा, एक जिसे कहते हैं ना लंबा टारगेट, या तुम इंग्लिश मैथ्स और उर्दू का होमवर्क कर लो तो फिर मैं तुम्हें देखती हूँ, नहीं, ऐसे नहीं। आप एक चीज को थोड़े ब्लॉक्स में ब्रेक करें, ठीक है। उसके बाद ये है कि बच्चे को जो है ना उसको पॉजिटिव अप्रोच दें, कि आप कहें कि आप ये काम कर लो, ये 2 सम्स हैं, ये आप कर लो बेटा, उसके बाद हम कोई बात करेंगे। जैसे अगर आप उसके बाद क्या कोई पॉजिटिव उसको चीज दे दें। उसके बाद अगर उसको बच्चे को कोई फ्रूट पसंद है तो वो दे दें। बच्चे ने कोई वीडियो देखनी है, अच्छा तुम ये कर लो, उसके बाद हम टीवी पे कार्टून देखेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंसेंटिव देना, बच्चे को इंसेंटिव दे। क्योंकि जब उसके माइंड में इंसेंटिव होगा ना, तो वो एक्टिव रहेगा, उसका ब्रेन वो देखता रहे, वो कहेगा वो उस चीज के बारे में कि अच्छा मैं अब ये कर लूं, ये मैंने करना है, इसके बाद मुझे ये मिलना है। लेकिन अगर वो ना कर पाए ना, फिर उसको आप उसको पोलाइटली कह दें, प्यार से कह दें बेटा ये करोगे तो वो होगा, ठीक है। तो ये एक बच्चे का पैटर्न बन जाता है, वो टूवर्ड्स इंसेंटिव्स देखना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यही चीज गेम्स में आती है कि बच्चे जब गेम खेलते हैं ना, तो उनको लगता है कि वो गेम जीतेंगे, वो गेम जीत जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग मुसलसल चलता रहता है। दिमाग को चलाने के लिए ना आप इंसेंटिव देना, ठीक है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे को कभी डांटे मत। उसके साथ आप उसको अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको प्यार से गले लगा लें, उसको हक कर लें, उसको कोई बात नहीं हम दोबारा करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी जो वो डांट है ना, वो डांट उसको बिल्कुल ब्लैकआउट कर देती है, क्योंकि उसमें असर नहीं होता, उसको फील नहीं हो रहा होता, लेकिन वो उसका जो वो ट्रॉमा होता है ना, वो स्टन हो जाता है। तो आप उसके इस बच्चे के ना ये जो बिहेवियर, और एक और जो चीज है कि वो कहते हैं ना जिन बच्चों को प्यार ज्यादा किया जाता है वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। आप कभी ये ना करें कि आपका बच्चा आप 4 साल 5 साल का हो गया तो आपने उसको प्यार नहीं करना। आप उसको दिन में 2 3 4 दफा जरूर गले लगाएं, उसको प्यार करें, ठीक है। क्योंकि ये चीज बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, और बच्चे को लगता है कि वो उसको जब भी प्रॉब्लम होगी वो आपके पास आएगा। तो एक अच्छी स्लीप पैटर्न, एक डिसिप्लिन स्लीप पैटर्न, हेल्दी गजा, ठीक है, और आपका बिहेवियर और बच्चे का बिहेवियर, आप उसके साथ, वो आपके साथ इतना कंफर्टेबल फील करे कि उसको कोई भी प्रॉब्लम हो आके बता। अगर वो आपको बताए ना कि आज मुझे 0 मिले हैं, तो आप उसको कहें कोई बात नहीं बेटा, दैट्स इट्स ओके, हम इसको दोबारा ट्राई करेंगे, इसमें हो सकता है कि हमसे कोई गलती होगी हो, हम इसको दोबारा करेंगे। उसको डांटे मत, क्योंकि आपके डांट से वो अगली दफा फुल मार्क्स नहीं लेगा, उसकी जो इंटरेस्ट है वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर उन बच्चों को कोई उसमें आप जेज में आप घर की बात करें, ठीक है। फिर घर के जैसे मैंने बताया कि एक आपकी एक पॉजिटिव घर में माहौल होना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता जैसे कोई आर्ग्यूमेंट है आप में हस्बैंड में, कोई आप इन लॉज के साथ रह रहे हैं, किसी के साथ रह रहे हैं, तो कोशिश करें कि बच्चों को उस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व ना करें, बच्चों को उससे बाहर रखें, ठीक है। वो आपका प्रॉब्लम है, आप क्योंकि उसके ऑलरेडी दिमाग में इतनी चीजें हैं कि अगर आपने एक और चीज डाल दी, ठीक है, तो वो वो फिल्टर नहीं कर पाता बच्चा कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। तो जो चीज उसको एक्टिव लगती है ना, जो एक्टिव चीज में वो इन्वॉल्व हो जाता है, और वो एक्टिव अगर एग्रेशन है, अगर लड़ाई झगड़ा है, तो वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। लेकिन क्योंकि पढ़ाई में उसको ध्यान देना पड़ता है ना, तो ध्यान वो दे नहीं सकता, उसका उसका एक प्रॉब्लम है। तो आपका बच्चा ये सारी चीजें आपके बच्चे को पुश बैक करना शुरू कर देंगी। और ये सिर्फ एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं है, माम की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है, घर में रहने वाले बाकी सब लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो बस ये जो चीजें ये आपने जो घर में मुख्तसर में आपको इसका बताया कि ये आपने करना है। स्कूल में क्या है, स्कूल में आप अपने बच्चे की टीचर को खुल के बताएं कि मेरे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। थोड़ा सा इसके साथ आपको बिहेवियर डिफरेंट रखना पड़ेगा। टीचर को आप बताएं कि आप जब इसको
इंस्ट्रक्शंस देना, आप इसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें। आप कहें कि बासित या साइमा या व्हाटएवर जो भी नाम है बच्चे का, आप कहें कि आप उसका नाम लें और कहें कि बेटा ये चीज लिखनी है, ठीक है। उसको प्रिसाइजली, उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बच्चा वो गलती करता है ना, तो टीचर को, देखें ये मुश्किल होती है, मुझे पता है गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, प्राइवेट स्कूल्स में भी हम इन चीज़ों को इतना हमें ट्रेन नहीं किया जाता, हमारे टीचर्स का भी कसूर नहीं है, लेकिन उस बच्चे को फौरन से फीडबैक दें। अगर वो गलती कर रहा है तो उसे बुला के कहें कि बेटा इसको ठीक कर दो, ठीक है, तो वो बच्चा फौरन उसको ठीक कर देगा। लेकिन अगर आप उसको डिले करते रहेंगे ना, तो वो उसके लिए टू मच हो जाएगा, वो इकट्ठा काम उसको ना दें। स्कूल में भी यही है, ठीक है। उसको फिर दूसरा टीचर को बता दें, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये इस बच्चे का प्रॉब्लम है टेंशन का, आप इसकी सीटिंग ऐसी रखें कि ये आपकी नजरों के सामने हो। इसका ये मतलब नहीं कि बच्चा बदतमीज है, ठीक है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे अभी हमें बहुत सारा काम करना है। लेकिन अगर आप टीचर को इजाजत देंगे ना कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा तुम करो कि इसको डायरेक्टली करो, तो टीचर्स यूजुअली बहुत वेलकमिंग होते हैं, वो उनको पता होता है। और अगर आप टीचर पे कॉन्फिडेंस रखेंगे, उसको शेयर करेंगे कि देखो ये इस बच्चे का प्रॉब्लम है, हमने डॉक्टर को भी दिखाया है, तो उसने ये कहा है, अगर आप ये कर दें तो फिर आगे वो जाहिर है हर एक की मतलब हर स्कूल का, हर जगह का माहौल होता है। लेकिन ये चीजें आपने आपने अपनी तरफ से इनिशिएटिव जरूर लेना है, ठीक है। अच्छा, फिर बाकी ये कि स्कूल ये तो बेसिकली बच्चों की बात इसकी होगी। तीसरी बात ये है कि मेडिकेशंस ये है कि मेडिकेशंस बच्चों के लिए, 6 साल से बड़े बच्चों के लिए डेफिनेटली मेडिकेशंस है, ठीक है। वो मेडिकेशंस बच्चों को बहुत बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज करती हैं। उनका अटेंशन डेफिसिट बेहतर हो जाता है, उनकी हाइपर एक्टिविटी बेहतर हो जाती है, बच्चे के स्कूल के रिजल्ट्स एकदम से इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं, और इस चीज से बच्चे में बहुत कॉन्फिडेंस आता है। मेडिकेशंस आप सारी उम्र भी ले सकते हैं, ठीक है, और बच्चे जो है ना वो आप ब्रेक भी कर सकते हैं। मुख्तसर ये कि उसके साइड इफेक्ट्स में ये होता है कि समटाइम्स बच्चों को भूख नहीं लगती, ये इन मेडिकेशन से, कुछ स्लीप का उनको में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, और बच्चे की ग्रोथ का, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ बच्चा अचीव कर लेता है। शुरू में थोड़ा सा ये होता है कि उसकी ग्रोथ डिले होती है, तो कोई ऐसे मेजर साइड इफेक्ट्स खुदा ना खास्ता नहीं होते। ये होता है कि जब बच्चे को दवाई स्टार्ट करनी होती है तो उससे पहले उसका प्रॉपर चेकअप होता है, उसका हार्ट का चेकअप होता है, उसकी ब्लड प्रेशर, हर चीज चेक होती है, उसके बाद से बच्चे को दवाई शुरू होती है। मेरे ख्याल में समीना मैंने सिर्फ समराइज किया इसलिए कि वो इतना अच्छा और इतने प्यारे तरीके से आपने किया कि मैं खुद टोटली आई वाज लॉस्ट इन योर कन्वर्सेशन कि आप कैसे बता रहे हो, और एट होम एट स्कूल बहुत अच्छे तरीके से, कि अगर मदर्स को इससे बहुत अच्छी एक हेल्प मिल सकती है कि किस तरह से दे कैन मैनेज। बहुत अच्छा और बहुत सिंपल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई होप कि ये बच्चों के लिए, लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन बस मोस्टली तो ये है कि हमने एक अपने आप को और अपने माहौल को थोड़ा सा उसके लिहाज से मॉडिफाई करना होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है, और यही सब चीजें हेल्प करती हैं। एडीएचडी तो एक माइनर मेंटल डिसऑर्डर हम इसे कहते हैं, बहुत माइनर है। बाजू का पिक नहीं होता, और बाजू का पिक हो जाता है तो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो जाता है। एडीएचडी के बारे में तो एक टेक होम मैसेज ही अगर हम कहना चाहें तो मेरा यही होगा कि एडीएचडी एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है कि जस्ट नॉट टू बी द रीजन फॉर नॉट लिविंग फुल हैप्पी लाइफ। इसकी वजह से आपकी लाइफ में मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा हो कि आप उसे एंजॉय ना कर सके। आप फुल फ्लेज अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए जी, हैप्पी लाइफ गुजारिए। द की टू मैनेजमेंट, वो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि पिक अप अर्ली कर लें, डायग्नोसिस हो जाए, एंड स्टिक टू द प्लान जो कि रियली वर्थ इट हो, कि उसके आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आपने एक ऐसा प्लान ले लिया ट्रीटमेंट का, उसके आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपका काम क्या है कि उस प्लान के साथ आप खुद को जोड़ लें, पूरी फैमिली उसमें जुड़ जाए, और वो एक अच्छे तरीके से टीम वर्क जो होता है कि पूरी फैमिली मिलके एक ऐसे बच्चे को बहुत नॉर्मल लाइफ में लेकर जा सकती है। ये एडीएचडी कोई ऐसा मेंटल इशू नहीं है। दूसरी बात, जी 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 प्लीज आप कंटिन्यू करें समीना प्लीज। हाँ, दूसरा भैया कि जैसे हम ये कह रहे हैं ना कि एडीएचडी कोई ऐसा मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, मैं शुरू में भी बात कर रही थी, और मेरा बड़ा दिल है कि फोर्सफुली हम बार बार आपको कह रहे हैं कि इसको मैनेज किया जा सकता है, बच्चों की लाइफ को स्पॉइल नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी छोटी सी कोई लापरवाही किसी बच्चे की पूरी जिंदगी को स्पॉइल कर दे, और वो लाइफ में इंजॉय ना कर सके, वो पॉजिटिविटी में अपनी लाइफ को शुरू ना कर सके। तो एज ए पेरेंट्स, एज ए स्कूल टीचर्स, एज ए सोसाइटी, ये सब का एक इसमें रोल बनता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां ऐसा कुछ हो तो सब मिलकर इस चीज को समझे
क्योंकि मैं आपको वही बताना चाह रही थी कि मुझे ये पता है कि एडीएचडी के 9 डायग्नोस्ड केसेस ऐसे हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। सबके नाम तो मुझे भी याद नहीं होंगे, लेकिन 2009 में वो जो एक थी करीना सेमेनॉफ, जो एक डांसर है यूएसए की, तो उन्होंने मेरा ख्याल है 5 के करीब यूएसए के उन्होंने अवार्ड्स भी उन्हें मिले हैं, वर्ल्ड ट्रॉफी भी मिली है। 2009 में वो डायग्नोज हुई थी कि वो एडीएचडी की पेशेंट है। वो है एक और मुझे वो जिम ओलंपिक्स के हवाले से याद आता है कि जिम्नास्टिक में साइमन बाइबल्स हैं शायद, वो जिनका बहुत बड़ा एक नाम है और उन्होंने बड़ी अचीवमेंट्स है उनकी, तो 9 है, बाकी के मुझे नाम नहीं याद। तो सोचे कि अगर पूरी दुनिया में एडीएचडी के लोग अपना नाम बना सकते हैं, अवार्ड्स ले सकते हैं, ट्रॉफीज विन कर सकते हैं, चैंपियनशिप विन कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट यूर चिल्ड्रन कैन डू दिस। आप भी ये कर सकते हैं और ये जरूरी है। इतनी हमारी इस एफर्ट, इस सेशन का और अवेयरनेस का यही एक है पीछे पैशन कि हम इसकी प्रिवेंशन एज वेल एज हम इसकी मैनेजमेंट पर जा सकें। जी डॉक्टर फारिया कुछ कहेंगी आप? बस मैं लास्ट में सिर्फ 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि देखिए, जैसे हमारे जिस्म में बाकी ऑर्गन्स है ना, जैसे दिल, गुर्दा, ठीक है जी, दिमाग एक ऑर्गन है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें भी ऐसी बीमारी हो सकती है जैसे कि हमारे हार्ट में होती है, तो हमें हार्ट की तकलीफ होती है तो हम दवाइयां लेते हैं, हम छोड़ नहीं देते, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, ठीक है। तो अगर ये जो नफसियाती बीमारी है ना, ये आपकी ऐसी है जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, आपकी शुगर है, ठीक है, आप उसको नहीं छोड़ते क्योंकि आपको पता है कि छोड़ देंगे तो खुदा ना खास्ता कॉम्प्लिकेशंस होंगी। ये बीमारियां भी अगर आप इनको छोड़ देंगे ना, दिमाग एक ऑर्गन है, ये कोई स्टिग्मा नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े बहुत बड़े अचीवर्स जो होते हैं उनको मेंटल इलनेस होती है, इसी तरह जिस तरह आपको शुगर और हमें डायबिटीज और इस तरह की चीजें होती हैं। इस स्टिग्मा को खत्म करें, अपनी लाइफ नॉर्मल करें, क्योंकि एडीएचडी को कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो इससे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बाइपोलर है, दुनिया जहान की नफसियाती बीमारियां, वो जिनका इलाज कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल ठीक है। और जो एक बंदे की लाइफ रुइन होती है वो तो होती है, जो उसकी जिंदगी खराब होती है, ठीक है। तो कोई भी नफसियाती बीमारी बिल्कुल ऐसे है जैसे आपकी शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट का बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, ऐसी बीमारी है। पहली बात तो ये स्टिग्मा को खत्म करें, बोलना सीखें, बताएं कि मुझे ये मसला है, मुझे इसका इलाज चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मैं खुश हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ। पहला मैसेज ये है। दूसरा मैसेज ये है कि अपने बच्चों पे एतमाद करना सीखें, ट्रस्ट करें अपने बच्चों पे। आप अगर एडीएचडी में भी उनको इलाज कर रहे हैं किसी चीज में, उसको टारगेट दें और उसको भूल जाएं, आप भूल जाएं, ट्रस्ट करें उसे और कहें कि, और ये उस पर ट्रस्ट करें कि हाँ उसने कोशिश की है, उससे नहीं हुआ। देखिए एतमाद बहुत बड़ी चीज है। अगर आप बच्चे को ट्रस्ट कराते हैं ना, उसे तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। और बच्चों को घर के चीजों में इन्वॉल्व करें, डिसीजंस में इन्वॉल्व करें, खाने पकाने में, खाने पीने से लेके कपड़ों से लेके घर की सफाई, सामान, सौदा सलफ, बड़े से बड़ा डिसीजन अपने बच्चों पे ट्रस्ट करके उनको इन्वॉल्व करें। ये एक बहुत हेल्दी मुआशरा बनाता है कि अगर आपको एक दूसरे पे एतमाद होता है, ठीक है। माँ बाप कोई सुपर चीज नहीं होती, और उनका अदब एहतराम उस वक्त तक रहता है जब तक कि आपके बच्चे आपको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो अपने बच्चों के और अपने दरमियान फासले कम करें। बिल्कुल, कम्युनिकेशन गैप तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। बहुत सी बीमारियां हैं ही इसीलिए कि कम्युनिकेशन गैप होता है। ट्रस्ट करें, प्यार करें। और एक और बहुत अच्छी बात डॉक्टर फारिया ने भी ये बताई है कि लाइक मैं ये कहना चाहूंगी कि जो एडीएचडी बीमारी नहीं, डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर को ऑर्डर में लाया जा सकता है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। हाँ, ये डिसऑर्डर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस को इनवाइट कर लेता है अगर आप इसे टाइमली एड्रेस नहीं करते। इसलिए टाइमली एड्रेस करें, टाइमली डायग्नोज करें और फिर बच्चों पर ट्रस्ट करें। एक और चीज एडीएचडी के पेरेंट्स जो देखना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि उन्हें मैं थोड़ा सा बताऊं कि अगर आपके बच्चे में एडीएचडी की अलामत है तो एक बात और बहुत जरूरी याद रखिए कि आप चेक करें कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। तो इन फ्यूचर उसका जो प्रोफेशन या वो जो किसी फील्ड में जाना चाहता है, तो लेट हिम गो टू द प्रोफेशन विच ही सिलेक्ट्स और विच ही लाइक्स, तो वो ज्यादा उसमें ग्रो कर सकता है। आप उसे फोर्सफुली किसी भी चीज में नहीं डालें। आप देखिए, आप खुद जज कर सकते हैं कि उसे, जैसे पेंटिंग की बात अभी हो रही थी, डांसिंग की बात अभी हो रही थी, टीचिंग की बात होती है, बहुत से प्रोफेशंस है, गेम्स है,
ओलंपिक से किसी भी चीज में आपको पता चलता है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट है, उसी में आप उसको हेल्प आउट कीजिए और उस चीज में उसको लेकर आगे चलिए। एक तो उसे उस चीज से प्यार होगा, उसका इंटरेस्ट होगा, उसका जो कॉन्सेंट्रेट कर सकेगा उसमें अचीवमेंट्स के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा हो सकता है कि अगर आप इस चीज को जज कर लें। और डॉक्टर फारिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजे का सेशन रहा आपके साथ, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। और आप हमारे लिए इतनी एफर्ट करते हैं, आउट ऑफ द वे, आप टाइम जोन का डिफरेंस और बड़ी, इसलिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, वी आर प्राउड टू बी, एंड थैंक यू फिजा जिसने ये इनिशिएटिव मेरे साथ मिलकर लिया। और डॉक्टर फारिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? बस मैसेज तो वही था जो मैंने पहले वो दे दिया कि ट्रस्ट करें, बच्चों में कम्युनिकेशन गैप ना हो। और वैसे मैं बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करती इंडियन उसको, लेकिन सबके लिए है क्योंकि हमारी जुबान एक है। तारे जमीन पे जिसने नहीं देखी वो जरूर देखी। Oh yes, oh yes. मूवी है तारे जमीन। I love that. बिल्कुल, तारे जमीन इतनी अच्छी है, इतनी हमारे यहाँ भी ऐसी है, लेकिन उसमें बहुत सारे सोशल इश्यूज भी हैं। लेकिन जैसे बोल मूवी है, वो भी बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन उसमें जो टिपिकल इस टॉपिक के लिहाज से है ना, वो तारे जमीन पे तारे जमीन पर। आई लव दैट मूवी, और मैंने देखी है। और बड़ा वो एक ऐसे बंदा वो टाइम में उसमें चला जाता है कि आप बिल्कुल सोचते हैं कि तो रियलिटीज हैं, ये फैक्ट्स बेस्ड है। वो बहुत अच्छी है तारे जमीन पर। अगर किसी को अपने बच्चे के बिहेवियर में कोई चैलेंज सामने आ रहा है तो तारे जमीन पर जी डॉक्टर फारिया और मेरी तरफ से आप फ्री टाइम में जरूर एंजॉय करें, रिकमेंडेड है। और दूसरा आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरह का, क्योंकि ये चीजें वो हैं जो हम सब हर वक्त सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते बहुत सारी अपनी नाअहलियों की वजह से, और आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। फिजा समीना, वी आर प्राउड ऑफ यू और वी आर प्राउड टू बी FJ ग्रेजुएट्स एंड एग्जैक्टली। सो मेरे ख्याल में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोविड और जो टेक्नोलॉजी है इसने हमें बहुत करीब ला दी। बिल्कुल, अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे और आप लोगों को मज़ीद तौफीक दे कि आप इतने अच्छे काम करते रहें। जी बिल्कुल। ऑडियंस से मैं कहना चाहूंगी कि आपके जितने क्वेश्चंस हम पिक कर सकते थे लिमिटेड टाइम में हमने पिक किए हैं। इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज आप हमें इसी वीडियो के इनबॉक्स चैनल जो आपका चल रहा है यूट्यूब का, उसके भी जो आपका कमेंट्स बॉक्स है उसमें जाके हमें क्वेश्चन भेजिए। फेसबुक में आप हमें भेजिए, कहीं भी आपके क्वेश्चंस हो गए हमारी IT टीम उसे देख रही है, वो पिक करेंगे और हम डॉक्टर फारिया की भी हेल्प लेंगे और हम आपको जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए हमारी वीडियो को। हमने बहुत मेहनत की है इस अवेयरनेस के लिए कि ये हम चाहते हैं हर गली मोहल्ले हर गांव में हमारी आवाज पहुंचे और लोगों को जो छोटी सी एक बात से उनकी जिंदगी संवर सकती है, हम चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में ये पॉजिटिव चेंज आए। किसी एक बच्चे की जिंदगी भी हमारी छोटी सी नेकी से बच सकती है तो हमें बहुत खुशी होगी। आप हमारे साथ रहिए, हमारी टीम बनिए, हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचाइए। फी अमानिल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट संडे हम आपके साथ फिर दोबारा क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।